घर गया था? 10 बजे स्टेटस लगा रहा है फील्ड में, क्या बगहा का रह रहा है घर है? आज ही लगा घर, कल आज से कॉल गया क्या? दिया आज सवेरे क्यों गया है? चावल नहीं खरीदे। हाँ, तो यार हमको बोलना चाहिए था, साथ ही साथ मेरा भी लेते आता। विकास कहाँ है? विकास वो छोट वाला आएगा, छोट बात आएगा, अर्घा अर्घा पढ़ने दे के। चलो कुछ चीज़ें इंग्लिश की, ठीक है। आपकी जनसंख्या, हालांकि हम ऑनलाइन में अगर कोई देख रहे हो तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री है मोस्ट ऑफ दी। और यह आप लोग के अपने केवल अपने मात्र स्टूडेंट भर के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और ना ही कोई हम इंग्लिश के बड़े ज्ञाता है, ना ही जानकार है, बस छोट मोट तुम लोग के लिए हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। बाकी किसी दूसरे को आपत्ति हो, टिप्पणी करना हो तो प्लीज़, हमसे गलतियाँ भी हो सकती है, क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर नहीं है, ना ही हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी बच्चा लोग को प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम ऐसे सेशन स्टार्ट किए ताकि कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू, ठीक है। इम्पोर्टेंट व्यू ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम के व्यू से सारी चीज़ें आज के सेशन में रहने वाली हैं, ठीक है। एक बार फिर जिक्र कर दें कि कुछ गलतियां हो सकती है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिए कि ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश इनको आता नहीं, हो सकता है कुछ गलतियां छोटी मोटी हो सकती है, तो आप लोग भी चीज़ को बस समझने से मतलब रखिएगा, हाँ वैसे लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए पहले तो पोएम इसमें पढ़ने वाले हैं, तब बहुत पोएम के टाइप्स में बहुत सारा हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो यह 100 नंबर इंग्लिश है, 100 नंबर हिंदी है, तो उसमें से बहुत सारे पोएम हैं, जिसमें से पोएम में से कुछ बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ को हमने बोर्ड पे लिखा है, उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पोएम, चाहे हाउ मेनी टाइप ऑफ पोएम, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ पोएम, ठीक है। उन्हीं में से जस्ट उन्हीं में से या कुछ बोर्ड पे हमने लिखा है, मतलब पोएम के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। और जस्ट सम प्रकार को हमने क्या किया, कुछ प्रकार को हमने बोर्ड पे लिखा हुआ पोएम, ठीक है, पोएम। अब चलिएगा बात करें बाबू, तो पोएम रोमांटिक होता है, रोमांटिक पोएम होता है, सोनेट होता है, ओकेटिव होता है, एलेजी होता है, पेट्रियट्रिक होता है, डिवोशनल होता है, इमोशनली होता है, कॉमेडिक होता है, ट्रेजिडिक होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, और नेचुरल पोएम होता है। ध्यान से समझना, दिमाग को रिसेट मोड में लाओ और फिर से समझने का प्रयास करो। ये सब क्या लिखे हैं हम, पोएम के क्या है, टाइप है, मतलब इस प्रकार के पोएम हो सकते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो तो कोई मूवी कॉमेडी फिल्म होता है, ठीक है, कोई हॉरर मूवी होता है, वैसे ही ये सब क्या लिखा हुआ है, पोएम्स के सब टाइप्स है, ठीक है। और स्टोरी के भी टाइप्स होते हैं कि स्टोरी किस प्रकार की स्टोरी, हॉरर स्टोरी है, कॉमेडी स्टोरी है, पेट्रियटिक मतलब देश। तो पहले आप बचपन में जाते होंगे मूवी भरवाने, तो आप कहते होंगे कि कंप्यूटर वाले से कि हमको देशभक्ति फिल्म भर दीजिए तो मेरे मोबाइल में, तो वही सब टाइप है। जैसे फिल्म को टाइप बांटा, जैसे गदर मूवी है सनी देओल का, ये सब क्या है, देशभक्ति है, ठीक है। हेरा फेरी देखा होगा तुम लोग, ये क्या है, कॉमेडी फिल्म है ना, फुल ऑफ कॉमेडी है, ठीक है। उसी में बहुत सारा डीजे मूवी देखा है ना अल्लू अर्जुन का, क्या बोलते हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं, कौन मूवी है, पुष्पा। तो पुष्पा ट्रेजिडिक भी है और लव लाइफ पे भी बेस्ड है। तो वैसे जैसे मूवी का टाइप बांटा जाता है, वैसे ही पोएम का भी आप टाइप बांट सकते हो, ठीक है। तो पोएम रोमांटिक भी हो सकता है। तो रोमांटिक कैसा पोएम होता है भाई, जिसमें लव के बारे में बातचीत किया जाए, वही सब क्या होता है, रोमांटिक। यानी कि समझ लो इसमें ज़्यादातर मेन मोटो ही रहेगा कि इस कविता में, इस पोएम में किसके बारे में बात किया जाए, लव के बारे में, ठीक है। हाँ, अब यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है कि व्हाट इज सोनेट, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि सोनेट दे देगा, सोनेट याद रख लो, कंठस्थ कर लो। सोनेट जो होता है एक ऐसी पोएम होती है जो 40 लाइन्स की पोएम होती है, कितना, 14 लाइन की कविता को ही क्या कहते हैं हम, सोनेट कहते हैं। बोर्ड पे देखो अगले, यानी कि सोनेट क्या है बाबू, 1 2 3 4 5 40 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है, मार दीजिएगा ऑप्शन में। अगर सोनेट लिख दे तो क्या लगाइएगा ऑप्शन में, 40 लाइन 8 लाइन, ठीक है। तो 14 लाइन के कविता को देखो वहीं लिखे हैं 40 लाइन्स पोएम। पोएम मतलब क्या है, कविता। लाइन मतलब 1 2 लाइन, अब समझ में करते, इतना भी गिरा नहीं होगा इंग्लिश तुम लोग का। सोनेट 40 लाइन्स के पोएम को ही क्या कहते हैं, सोनेट कहा जाता है, ओकाटिव, ठीक है। अब बात करते हैं यह 8 लाइन, जैसे यह है वैसे ही है, लेकिन यह क्या लाइन का है, 8 लाइन, याद रहेगा हमेशा के लिए। अब देखो इलेजी के बारे में बात किया जाए, ठीक है। प्रेज फॉर समवन हु डाइज, प्रेज मतलब होता है प्रार्थना, एक ऐसी कविता होती है प्रेज जिसके बारे में, प्रेज मतलब होता है प्रार्थना करना, फॉर मतलब किसी के लिए, समवन, ठीक है, किसी के लिए क्या कर रहे हो आप, प्रे कर रहे हो ना, कहते हैं भगवान फलनवा कहीं बन जाओ, फलनवा का ऐसा हो जाओ, ऐसे वाला काम। प्रेज फॉर समवन हु डाई, आप उसके लिए दुआ करते हो। इसमें इस प्रकार से कहानी, इसमें कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट घटनाएं डाल दी जाती है इलेजी में, कि जिसमें आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, लेकिन वो क्या हो चुका है, दुनिया से चला गया रहता है। बाबू इधर आ जाओ, इसमें बैठना है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठा लो, इधर थोड़ा सा साइड हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। चलो
यानी कि आप इसमें ऐसी ऐसी कविता होती है जिसमें आप किसी के बारे में क्या कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, लेकिन वह इस दुनिया से क्या, हु डाई, डाई मतलब क्या होता है, मर गया, यानी मर गया, कि आप इसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो जो क्या हो गया है, मर गया। इस प्रकार के आप कई सारे कविता ऐसे पढ़ते होंगे कि जो वह इंसान नहीं रहता फिर भी उसके बारे में उसकी परिकल्पनाएं की जाती है, ठीक है। पेट्रियोटिक होता है बाबू देशभक्ति, ठीक है। पेट्रियोटिक क्या होता है, देशभक्ति, जिसमें अपनी मातृभूमि के बारे में बात किया जाता है, मदरलैंड। ऐसे बहुत सारे मूवी भी बनते हैं पेट्रियोटिक मूवी, ठीक है, जो हमारी मातृभूमि पे रहते हैं। पेट्रियोटिक मूवी यानी कि देशभक्ति। तब पेट्रियोटिक एक बहुत सारे कविता के टाइप्स में एक पेट्रियोटिक भी है जो हमारी मातृभूमि के, मदरलैंड के बारे में बातें की जाएगी, देशभक्ति बातें की जाएगी। जैसे गदर मूवी है, वो किसके बारे में, बॉर्डर हो गया, गॉर्डर हो गया। ज़्यादातर सनी देओल का मूवी जो पहले आती थी सब देशभक्ति रहता था, ठीक है। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी। हाँ, क्या बोलते हैं कि समय आए तो हाथ भी जोड़ते हैं और समय आए तो हाथ भी उठा देते हैं। तो चलिए, डिवोशनल, डिवोशनल का अर्थ देखो, एक एक शब्द जो होता है ना, जैसे अब इसको कुछ कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग में इमेजिन कर लो। डिवोशनल मतलब होता है कि भक्तिपूर्ण, बड़ा डिवोशनल सा माहौल है। डिवोशनल मतलब होता है कि जहाँ पे भगवान की प्रे किया जा रहा है। जैसे हम लोग का माहौल आएगा, अभी छठ आने वाला है ना 4-5 दिन बाद, तो 4-5 दिन बाद जो सुबह की बेला होगी, सुबह की शुरुआत होगी, देखने एकदम भक्तिपूर्ण, जिधर ही देखो एकदम लगेगा माहौल एकदम भक्ति सा बना हुआ है चारों तरफ। तो यह एक ऐसी कविता की टाइप है रहती है जिसमें भगवान ईश्वर के बारे में बात की जाती है। यानी कि डिवोशनल कैसा पोएट होता है, जिसमें भक्तिपूर्ण पोएट होता है, पोएम होता है, सॉरी भक्तिपूर्ण पोएम होता है, जिसमें भगवान के और ईश्वर के बारे में, अपने आराध्य के बारे में बातचीत किया जाता है। तो सब क्या पढ़ा रहे हैं टाइप से, इमोशनली। ये भी एक ऐसा टाइप से होता है कि जो बाबू इसमें भावपूर्ण, जिसमें बात किया जाता है जॉय, और जॉय मतलब होता है खुशी, सौरो मतलब होता है उदासी, दुख। यानी कि इमोशनली पोएम भी होता है। ये ऐसा ऐसा पोएम होता है जो जिसके बारे में आप पढ़ाना शुरू किया जाए और लोग पढ़ाने लगे तो आपको कुछ कुछ लाइन्स पे आपको जॉय मतलब अच्छा लगेगा, और कुछ कुछ लाइन पे उसके लिए दुख होगा, उफ काश ऐसा नहीं हुआ होता, चाहे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इमोशनली में कैसा पढ़ना, तो भावपूर्ण सब होता है। कॉमेडिक, ठीक है, अब जानबे करते हैं हास्यप्रद, जिसमें हंसी की बातें की जा रही है, ऐसा पोएम जिसमें क्या हो, हंसी की बातें की जा रही है। ट्रेजिटिक, दर्दनाक, मारधार से भरपूर, खतरनाक। फिल्म देखा होगा तुम लोग, ये मारधार वाला फिल्म भर दो, ऐसा किया तुम लोग बचपन में, इतनी बड़ा मारधार वाला फिल्म रोल रे भाई, मजा आ गई। साहब मिथुनवा उड़ के मरल सर, ये एकदम साफ साइकिल का चैन निकाल लिया है, ठीक है, ठीक है। मेरा बचपन का फेवरेट हीरो वही था, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। भैया मिथुनवा का फिल्म भर दो, ठीक है। कॉमेडी फिल्म देखना रहता है तो गोविंदा का, ठीक है, कॉमेडी देखना है तो गोविंदा का, देशभक्ति देखना है सनी देओल साहब का देखिए, मारधार से भरपूर देखना है तो क्या बोलते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का, बस, ठीक है। यही लोग हमारे फेवरेट थे। तो अमिताभ बच्चन का मूवी हम नहीं देखते थे उस समय, ठीक है। ट्रेजिटिक, दर्दनाक, खतरनाक, जिसमें मारधार की बातें की जा रही है, ट्रेजिटिक, खतरनाक, ठीक है, कोई घटना। ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी पोएम होती है जो आत्मकथा होती है। मतलब ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है, देखो बायोग्राफी होता है, एगो ऑटोबायोग्राफी होता है। अगर मान लो कि कोई ऐसा पोएम जो हम खुद ही अपने बारे में लिख दिए हों, मतलब फलानवा हम ऐसे आदमी थे, मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा ही, फलानवा व्यक्ति आया, चिलानवा व्यक्ति से दोस्ती हुआ, ऐसा अगर जिक्र किया जाए, ऐसा पोएम अगर कुछ हम ऐसे करके कंपोज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। आप अपने यानी कि ऑटोबायोग्राफी उसको कहा जाता है, यानी कि खुद ही अपने बारे में क्या कर ले रहे हो, लिख ले रहे हो, उसी को क्या बुलाता है, ऑटो। तो ऐसा बहुत सारा पोएम इंग्लिश में पढ़ता होगा, इट इज़ ए ऑटोबायोग्राफी पोएम, चाहे पोएम, ठीक है। यानी कि जो अपने बारे में ही कुछ गुणगान कर लिया जाए, अरे हम बहुत अच्छा आदमी हैं, हमारा ऐसा आदमी पूरा गांव जहार में नहीं है, ठीक है। नेचुरल, जो प्रकृति से जुड़ी हुई बातें जिसमें की जाती है। नेचुरल मतलब जिसमें प्रकृति, नेचुरल ना कहा जाता है, नेचुरल जैसे पेड़ पौधे, नदी नाला तालाब झरना, नेचुरल, ठीक है, इसके बारे में जिसमें चर्चा किया जाए, पोखर, सब इसके बारे में चर्चा किया था प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो यही सब क्या है, कौन सी का टाइप है, सब पोएम के टाइप से। इसको दिमाग में रखिएगा, ब्रेन में रखिएगा। कर है रोमांटिक, यानी कि जिसमें लव के बारे में बात किया जाए। सोनेट, 40 लाइन्स की क्या होती है, इससे पहले मिला था यार तुम लोगों को सोनेट, बताओ ऑप्शन, हम भी एक बार बताए। इसको क्या बोला जाएगा, कितना लाइन का, वैसे ही इसमें क्या, प्रेज फॉर समवन, इलेजी मतलब प्रेज फॉर समवन जो क्या हो गया हो, मर गया हो। पेट्रियोटिक, डिवोशनल, देख के नहीं, ठीक है। इमोशनली, ठीक है, ये तो सब हिंदी बता रहा है। मतलब इसमें कैसी बातें होती है इमोशनली, मतलब जिसमें खुशी और गम दोनों बात, इमोशंस, ठीक है। जैसे इमोशनली इमोशंस नहीं जुड़ा रहता है, हम लोग को जब कोई मूवी देखते हैं तो उस कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हीरो मर जाता है, मारता है तो हम लोग दुख होता है, उफ अबे उठेगा अबे मारेगा, ऐसा वाला। कॉमेडिक, जिसमें ट्रेजिटिक,
मारधार से भरपूर। अखिलेश, ऑटोबायोग्राफी, अपने अपने बारे में जिसमें जिक्र किया जाए। नेचुरल, प्राकृतिक। समझ पा रहे हो? अब तुम लोग को खोजना रहेगा, जब स्टोरी और समरी पढ़ोगे तो तुम लोग को खुद ही मालूम करना रहेगा कि यह कैसा किस प्रकार का पोएम है, ठीक है। जिसमें हंसी वाला बात होगा वह कॉमेडी हो जाएगा, जिसमें पेड़ पौधे झील झरने के बारे में बात किया जाएगा नेचुरल हो जाएगा, जिसमें ईश्वर के बारे में बात किया जाएगा। हाँ अभी नहीं बताएं, भक्ति भक्ति एक के चपट्टे मारवे करेंगे। हिंदी बोलना है यहाँ पे, क्या बोलेगा उसको? डिवोशनल, डिवोशनल क्या होता है, ठीक है। सोनेट 14 लाइन क्या होता है? सोनेट हो, ठीक है, याद कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। अब चलो कुछ देखो, फादर ऑफ हिंदी पोयम, ठीक है, यानी कि हिंदी के कविता के पिताजी क्या ना कहा जाता है? तो चंद्रवर्ती। किनको कहा जाता है? चंद्रवर्ती। तब फादर ऑफ संस्कृत किसको कहा जाता है? वाल्मीकि जी को कहा जाता है। वहीं वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा है, ठीक है। तो याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना कि फादर ऑफ संस्कृत बोलेगा तो वाल्मीकि, हिंदी बोलेगा तो चंद्रवर्ती। अमेरिकन इंग्लिश का फादर अगर बोले वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक है, ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। कोई वाल्ट व्हाइटमैन भी बोलता है, कोई वाल्ट व्हिटमैन भी बोलता है, जो आपको इच्छा करे वो बोलिए, लेकिन ले दे के बातें आए कि ऑप्शन में सही मार गया। तो अमेरिकन इंग्लिश बोल देगा तो, ठीक है। अब वहीं केवल इंग्लिश बोल देगा तो चौसर, ठीक है, केवल इंग्लिश बोल देगा कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो चौसर लिख देना, ठीक है। और केवल अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा तो संस्कृत के पोयम के पिता, और हिंदी के चंद्रवर्ती, ठीक है, और बंगाली के रविंद्रनाथ। टिगर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं जानता है तुम लोग? हाँ, उन्हीं के बारे में, आर्यन टिगर, ट्रिगर यहाँ पे पढ़ रहा है तुम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर। तो फिर से आ जाओ, फादर ऑफ हिंदी पोयम संस्कृत के वाल्मीकि नगर। दिमाग संठिया गया तुम लोग का। अमेरिकन इंग्लिश केवल इंग्लिश चौसर, चौरसी कह दो, चौसर, ठीक है। बंगाली वहीं रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ वहीं राष्ट्रीय गान लिखे थे, ठीक है। कौन? जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। तो इस सबको कंठस्थ करके रखना, ये पूछता है। चलो मिटकाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर भी आप लोग के साथ भी वही सीन है। तो आपको बोल दिया जाए कि 10 लाइन लिखना हो कि हाउ टू मेक समरी योर सेल्फ। इसका हिंदी देखो, किसी चीज़ का ना इंग्लिश का ज़्यादा हिंदी पे चर्चा मत करो, खुद में निकल के चलाएगा। हाउ टू मेक मतलब, हाउ मतलब होता है कैसे, टू मेक मतलब कैसे हम बनाए कौन चीज़, समरी। योर सेल्फ मतलब खुद से हम इंग्लिश का समरी कैसे बनाएं, ठीक है। हाउ टू मेक समरी योर सेल्फ, ठीक है, यानी कि खुद से हमको क्या लिखना है इंग्लिश के समरी के बारे में। तो देखो, हमने इस प्रकार के समरी लिखने को पहले 3 स्टेप में बांट दिया है कि आप तभी समरी लिख पाइएगा जब यह 3 स्टेप कहाँ रहेगा आपके ब्रेन में, दिमाग में, कि अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है। ये नहीं कि गधा जैसा लिख रहे हैं। गाय हमारी माता है, जैसे तुम लोग लिखता होगा, गाय के 2 आँख होता है, गाय के 1 पूँछ होता है, गाय के 4 गोड़ होता है, गाय के 1 मुँह होता है, गाय का, अरे बाप रे बाप, गाय दूध देती है, दूध का मिठाई बनता है, ठीक है, उसको हम बेचते हैं, उसको हम खाते हैं, पेड़ा बनता है, हमारे यहाँ बर्फी बनता है। लीजिए, गाय घास खाती है, ठीक है, हाँ कभी कभी भूसा भी खाती है, ठीक है। तब हम चरवाह हैं, उसको चराते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। उसी को जस्ट इंग्लिश में काऊ इज एनिमल, ही गिव्स मिल्क, ठीक है। अब इसी को लगेगा लमराने, हाँ, उसका एक बछड़ा होता है जिसको खेत आए, ठीक है। तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। ही गिव्स मिल्क, मिल्क इज वाइट, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़। आइएगा भाई, तो आप समरी लिखने से पहले 3 स्टेप को दिमाग में रखिएगा, भूल जाइए सारा चीज़, तो स्टेप सब क्लियर, ठीक है। ओम भ्रीम क्लीम स्वाहा, ठीक है। यानी कि 3 को चीज़ को स्टेप रखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले किसी भी पोएम हो, स्टोरी हो, उसका समरी लिखना है आपको। समरी का 5 नंबर में सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि राइट द समरी ऑफ दिस पोएम, मतलब राइट द समरी ऑफ दिस पोएम, यानी कह देगा कि इस पोएम का, पोएम मतलब क्या होता है, कविता, राइट मतलब लिखना, ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का क्या लिखिए, समरी लिखिए, सारांश लिखिए। सारांश का हिंदी अगर इसे पकड़िएगा तो यहीं से मालूम चल जाए, सारा अंश मतलब उस कहानी में क्या क्या चीज़ घटित हुई है, सबको क्या कर देना है, इकट्ठा करके कुछ लाइनों में समेट दीजिए। कुछ लाइन का ये अर्थ नहीं होता कि 2 लाइन में समेट दीजिए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। तो इसको हमको क्या करना है, वही चीज़ सीखना है, सारा अंश, सारा अंश, सारा अंश, ठीक है। वही सारांश, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, समरी। और वही हमको क्या करना है, समरी लिखने के बारे में सीखना है। तो समरी को हमने कौन स्टेप में बांट दिया, यहाँ पे 3 स्टेप में बांटेंगे, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इतना सारा बात दिमाग में रखोगे, ऑटोमेटिक लिख पाओगे कुछ, मतलब कम से कम 10 लाइन तो अपना मन से खुद ही से लिख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में
कि आपको लिखना है पोयम नेचर। पोयम नेचर, पोयम मतलब नेचर मतलब स्वभाव प्रकृति। आखिर वो पोयम जो किस स्वभाव की प्रकृति है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि जो अखिलेश किस प्रवृत्ति का आदमी है, चाहे फलानवा किस प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है, ये मजाक के लिए नहीं बात कर रहा, हर एक किसी का अपना अपना नेचर होता है ना। कहता तो ये फलानवा का बहुत नेचर गंदा है रे ना, तो वैसा ही पोएम का भी नेचर होता है। तो पोएम का नेचर का मतलब पोएम गंदा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। थॉट प्रोसेस पे काम करना है हमको कि आप पोएम का थीसिस क्या है, किस नेचर का है पोएम। कॉमेडिक है, अभी ना पढ़ा है ना शुरुआत में जब क्लास लिए हैं तो उसमें को पढ़ा है 10-12 वो टाइप्स लिखवाए थे। तो उसमें से देखना ढूंढना आपको कि ये पोएम किस नेचर का। जैसे पूछा जाएगा कि डैश आदमी, जैसे मान लो अखिलेश के बारे में हम चर्चा करें, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि पोएम का अखिलेश का स्वभाव कैसा है। तो कोई कहेगा कि अखिलेश झगड़ालू टाइप का आदमी है, अखिलेश गुस्सेल स्वभाव का आदमी है, यानी कि उसका नेचर तुम क्या है नहीं, मतलब मैं से समझा रहे हैं। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसको नेचर को बता रहे हो कि वह कैसे किस प्रवृत्ति का आदमी है। झगड़ेल है, गुस्सेल प्रवृत्ति का, एग्रेशन है, एग्री मूड में हमेशा रहता है, ठीक है, एग्रेशन मूड में रहता है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही आपको कविता पे बताना है, ठीक है। पोएम को बताना है कि किस नेचर का है, कि गोर है कि करिया है, ऐसा बताना है क्या नहीं। इसका नेचर क्या है, यह नेचुरल है, देशभक्ति कविता है, कॉमेडिक है, यानी कि यह नेचर है। क्या यह रोमांटिक है, लिखा है कि नहीं बाबू, अभी बोलो 10 मिनट पहले इसी सब चीज आप सुने हैं मेरे बातों को, ध्यान कहाँ है आपका। पोएम के नेचर के बारे में बात करना है। तो पोएम का पहले सबसे पहले स्टेप 1 में क्या दिमाग में घुसना चाहिए, पोएम नेचर। किसका समरी लिख रहे हो तुम लोग, पोएम का। तो सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखना है, पोएम के नेचर, उसके नेचर के बारे में लिखना है, तब जाके लिख पाओगे 10 लाइन। पोएम का नेचर यानी कि पोएम रोमांटिक है, पेट्रियटिक है, कॉमेडिक है, ट्रेजिटिक है। ट्रेजिटिक अभी ना बताएं क्या होता है, ट्रेजिटिक हाँ से प्रद होता है, अभी ना बताएं। ट्रेजिटिक दर्दनाक, खतरनाक, मारधार, ठीक है, एक्शन से भरपूर, सब क्या होता है ट्रेजिटिक। कॉमेडिक मतलब हास्यप्रद। समझ में आ रहा है बाबू तुमको, आंसू आ रहा है क्या तुम्हारे आँख में, समझ में आ रहा है, ठीक है। पोएम का नेचर जिक्र क्या, पोएम रोमांटिक है कि ना। तो अगर रोमांटिक रहेगा तो उसके बारे में यानी कि पहले ढूंढना रहेगा कि पोएम कॉमेडिक है, कॉमेडिक है या पोएम नेचुरल है, क्या है कि यानी कि अगर पेड़ पौधे नदी तालाब पृथ्वी के बारे में बात करेगा तो किसके बारे में हो जाएगा, और वहीं हंसी वाला बात करेगा तो कॉमेडी कि यानी कि पोएम का नेचर क्या है, कॉमेडी। अगर वहीं लव के बारे में बात किया जाए तो रोमांटिक पोएम हो जाएगा। उसके बारे में बात किया जाएगा पोएम नेम, कौन सी कि यह पोएम का नाम क्या है, ठीक है, कि यह पोएम का नाम क्या है, यानी कि पोएम का नेचर दिस इज ए रोमांटिक पोएम, और ये पोएम नेम और चाहे पोएट नेम लिख दो, सॉरी पोएट, कि ये जो पोएम का नेचर है उसके बाद किस पे आओगे, पोएट नेम। पोएट मतलब क्या होता है, कवि, जो उस कविता को क्या किए हैं। तो पहले का बात क्या दिमाग में रखेंगे बताओ, नेचुरल नहीं यार, नेचर पोएम कि पोएम का प्रकृति किस स्वभाव का, किस प्रकृति का पोएम है। दूसरा का पे क्या हो गए, पोएट नेम, ठीक है, कि उसको कौन लिखे हैं, या इसकी रचना जो किए हैं कौन कवि है, कौन पोएट है, समझ पा रहे हो। उसके बाद लगाएगा कौन चीज, बिलोंग्स टू, कि जो पोएम है पोएट है कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब होता है कहाँ से आप आते हैं, वेयर आर यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, तो बगहा बताते हो। चाहे अगर अदर कंट्री में चले जाओगे तो आप वहाँ पे क्या बताओ, इंडिया, आई एम बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार। अदर स्टेट में जाओगे तो बोलेगा ना ऐसा। जैसे कर्नाटका में चले जाओ तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो वहाँ तो थोड़े बताओगे आई एम फ्रॉम पटखौली बगहा दू कैलाश नगर, ऐसे बोलेगा आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, ऐसे बताएगा। वहीं अदर कंट्री चल जाओगे दूसरे देश में तो वहाँ पे थोड़े बताएगा आई एम गोइती फ्रॉम नीतू कुमारी फ्रॉम गोइती नियर द बगहा। देखो पहले ही बता दिए हम इंग्लिश के टीचर नहीं है, कुछ गलती होगा तो क्षमा प्रार्थी है, ये आपकी मदद के लिए इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको समरी में दिक्कत होता है तो केवल अपने विद्यार्थियों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। बाकी ऑनलाइन भी डाल देंगे, अगर किसी को मदद के तौर पर दिखेगा तो ले लेगा, अगर इसमें कुछ गलत बातें होंगी तो इसके लिए पहले ही सॉरी। तब पोएम का नाम लिख दीजिएगा। पोएम कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके, पोएम बिलोंग्स टू इंडिया, पोएम बिलोंग्स टू अमेरिका, पोएम बिलोंग्स टू ब्राजील, फ्रांस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, ठीक है। जैसे फाइन द हाईमन तुम लोग पढ़ेगा कियन दारू वाला, ही इज बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ठीक है। वह आज़ादी से पहले इंडिया का ही ना था, तो वो इंडिया के ही थे, लेकिन जब सेपरेशन हुआ इंडिया और भारत का तो कहाँ चले गए वो, ठीक है। और उसके बारे में क्या लिखा हुआ, टेल्स अबाउट। टेल्स मतलब होता है बताना, कहना, बताना, ठीक है। अबाउट मतलब होता है के बारे में,
टेल्स अबाउट, यानी कि वो पोएम जो है, पोएट जो है इस कविता में किसके बारे में बता रहे हैं। देखो ये देखो टॉपिक पे जिक्र किया अभी हम। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना लिखना है पोएम का नेचर, कि पोएम किस नेचर का है, रोमांटिक है, पेट्रियोटिक है, कॉमेडिक है, सोनेट है, क्या है, उसके बारे में पोएट नेम लिखना है कि कौन कवि इस कविता का रचना किए हैं। दूसरा का बात, उसके बाद जस्ट क्या लिखोगे कि बिलोंग्स टू, ठीक है, कि यह पोएट जो है, कवि जो है कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद आओगे कि बताएगा, लिखेगा कि इस कविता में इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, माने इन दिस पोएम, इस कविता में वह किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बताते हैं, टेल्स अबाउट के बारे में। यह कितना था, स्टेप 1 का काम था। किसके काम था, स्टेप 1 का काम था। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करना है, पोएम का नेचर बताना है, कॉमेडिक, पेट्रियोटिक क्या है, देशभक्ति है, कहानी है, हास्यप्रद है, क्या है। उसके बाद में बताना है कि पोएम का नाम बताना है, कि वाल्ट व्हिटमैन नाम है, नीरज पाइथन नाम है, क्या नाम है, ठीक है। टेल्स अबाउट मतलब इसके बारे में जिक्र करते हैं, बिलोंग्स टू कहाँ से आते हैं, ये स्टेप 1 का। फिर से बाबू, हमने पोएम समरी लिखने का कितना स्टेप में बांटा, ये अपने सुविधा के लिए बांटे। अगर आपको आता है तो आप फिक्र हैं, जैसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको आता है, लेकिन नहीं, अगर नहीं आता है तो सीखिए, ऐसा ही तरीका होता है लिखने का। पहला तरीका स्टेप 1 में क्या लिखा है, पहले क्या करिएगा, पोएम का तो हूँ करके बोलो मर्द जैसा, ठीक है। दूसरा का पोएट नेम, तीसरा का कि कहाँ से वो बिलोंग है, चौथ का टेल अबाउट, क्या बाबू, टेल अबाउट, जैसे कहता है हे ही टेल्स अबाउट यू, यानी कि वह आपके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना इंग्लिश में, प्रियंका टेल्स अबाउट यू, मतलब प्रियंका आपके बारे में क्या कर रही थी, बात कर रही थी। व्हाट काइंड ऑफ टॉक, मतलब किस प्रकार की आप दोनों के बीच बात हो रही थी, ठीक है। आइएगा स्टेप 2 पे आते हैं। अब देखिए ये देखो, ये सब ध्यान से देखिएगा तो ये सब पोएम पोएट के बारे में हो गया। पोएम का नेचर, पोएट का नाम, बिलोंग्स टू, और कौन सी, टेल्स अबाउट। इतना बात दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए, गुड़वा से काटना शुरू कर देंगे अगर नहीं रहेगा तो। अब कह रहा है अबाउट पोएम, ठीक है, अबाउट पोएम। ये जो कहानी है, जो सॉरी ये जो कविता रहेगा तो कभी अबाउट पोएम लिख देगा, कहानी रहेगा तो अबाउट स्टोरी, ठीक है। तो अब इसके बारे में चेकना अबाउट, यानी कि अब इसके बारे में कौन सी इसमें पढ़ाया गया है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही है, तो इसमें लव के बारे में जिक्र किया, रोमांटिक, मेटाफिजिकल, मिलन और विदाई के बारे में। तो इसके बारे में अबाउट पोएम, यानी कि इस पोएम के बारे में कुछ क्या कर देना, अपना मन से जोड़ के कम से कम 3-4 लाइन तो लिख ही सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो क्या 3-4 लाइन नहीं लिख सकता है। कौन नहीं पढ़ता है, कौन नहीं याद करता है पोएम, कौन नहीं याद करता है। अब तुम सोचो कि एकदम अपना मन में फराटेदार कलम घींच लोगे, होगा या कहियो, बापू जिंदगी में कहियो नहीं होगा, भर में जीते रह जाएगा तुम लोग। अबाउट पोएम यानी कि कौन सी के बारे में लिखना है तुमको, इस कविता के बारे में लिखना है। और जब कविता के बारे में 5 लाइन लिख लेगा, उसके बारे में किसके बारे में लिखना है, इन दिस पोएम ही टेल्स डैट, इस कविता में उन्होंने क्या बताया है, डैश डैश डैश, यानी कि इन दिस पोएम ही टेल्स डैट, कौन सी, रोमांस। अगर रोमांटिक रहेगा तो लिख देगा कौन सी, इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स, ही मतलब किसके लिए प्रयोग किया, ही मतलब वह कौन, कवि, डैट, ही टेल्स डैट, टेल्स मतलब होता है बताना, डैट, ठीक है। इन दिस पोएम, वह बताते हैं किसके बारे में, रोमांस के बारे में। चाहे अगर वहीं कॉमेडिक रहेगा तो कॉमेडी के बारे में, ठीक है। अगर वहीं बाबू नेचुरल पोएम रहेगा तो इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट नेचर, चाहे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, मैंने प्रकृति का, भूमिका, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की हमारे ब्रह्मांड में क्या भूमिका है, क्या इस लाइन आपको मदद करेगा कि नहीं। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, तो कुछ चीज़ें जोड़ना सीखो, ठीक है। उसके बारे में स्टेप 3 पे जब आओगे, ठीक है, स्टेप जब फाइनल स्टेज रहेगा तो उसमें लिख देना इन दिस पोएम दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम। तो उसके बारे में जितना जब लिख देगा तो मेन कंक्लूजन यानी कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है, इससे क्या तुम सीख ले रहा है ना, होता है कि कोई चीज़ आ गया तो इसके बारे में तुम क्या सीख रहा है, इस कविता से तुमने क्या सीखा है, क्या तुम्हारे जीवन में लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में मेन कंक्लूजन हो गया। उसके बाद में लास्ट लिख देना अकॉर्डिंग टू द पोएम वी लर्न अबाउट, मतलब माने कि अकॉर्डिंग टू पोएम, टू दिस पोएम लिख सकता है, चाहे द भी लगा सकता है, टू दिस पोएम, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, टू दिस पोएम, इस कविता से, चाहे इस कविता के अनुसार, वी लर्न अबाउट, वी मतलब क्या होता है हम लोग, लर्न मतलब क्या होता है सीखना, अबाउट मतलब के बारे में। अंत में लास्ट में जब खत्म करिएगा तो वहाँ पे क्या लिखिएगा, इन दिस पोएम वी टेल्स, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम वी लर्न अबाउट, इस कविता से हम क्या सीखते हैं,
मैंने उसके बारे में आप थोड़ा सा 2 लाइन जोड़ के लिख देना कि इस कविता से हाँ हम यही सीखते हैं कि हमें किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस पोएम वी लर्न अबाउट वी कैन नॉट हर्ट एनीवन, वी कैन नॉट हर्ट एनीवन, वी कैन नॉट, हम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। एनीवन मतलब किसी को भी, मतलब ऐसा ऐसा शब्द नहीं जोड़ सकता छोटा छोटा, हाँ जोड़ सकते हो। तो देखो उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन नुमा टाइप लेके आए हैं, ठीक है। और यही तुमको क्या करेगा, मदद करेगा। क्या करेगा, कॉलम स्टोरी समरी लिखने वक्त क्या करेगा, तुमको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो स्टेप 1 का, जैसे यह सभी में लागू होगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे लाइन्स है, अब जो है पोएम लिखवा रहे ना, हाई लाइन्स का इंग्लिश लिखेंगे ना, एकदम क्या कर लेना, कंठस्थ कर लेना, साफ याद कर लेना। क्योंकि ये लाइन सब कविता में ले आकर डिट्टो कॉपी क्या कर देना, छाप देना। हर एक कविता के लिए चाहे कुछ भी हो, क्या कर देना, ले आके यही लाइन क्या कर देना, उठा के बोलो रख देना है, लिख देना है। जैसे कोई भी कविता, कौन सा ऐसा कविता जिसमें नहीं लिखा जाता है यह एक कविता है, तो डैश कविता लिखने का क्या अर्थ है कि यह एक कविता है। तो यह कैसा, मान लो कि हाँ रोमांटिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, रोमांटिक है, रोमांटिक। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेगा, दिस इज ए कौन चीज, रोमांटिक पोयम। क्या लिख गया, लिख देगा, इसको मिटाते हैं। दिस इज ए रोमांटिक पोएम। अगर वहीं यहाँ पे कॉमेडी हास्यप्रद मतलब कॉमेडी वाला कविता रहता तो क्या लिखता है यहाँ पे, दिस इज ए कॉमेडिक पोएम। समझ रहा है, सब वहीं बतिया, बस इस जगह जो डैश डॉट 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 वहीं पे बदल देना है। तुमको हिंदी नहीं याद रखना, याद क्या रखना है, क्योंकि इंग्लिश लिखना है, ठीक है। अगर वहीं कहेगा, अगर मारधार वाला खतरनाक है तो दिस इज ए ट्रेजिडी, क्या है पढ़ा है ना शुरू में, दिस इज ए ट्रेजिडिक पोएम, ठीक है। अगर वहीं कहेगा भक्तिपूर्ण है तो क्या बोलेगा, दिस इज ए लड़का। अगर वहीं कह देगा कि यह एक कौन सी भक्तिपूर्ण क्या है कविता, तो क्या लिखेगा, दिस इज ए डिवोशनल कौन सी पोएम। समझ रहा है, एक एक लाइन में सबके लिए चिपका दे रहे हैं, लाइन में एक एक। शुरुआत कहाँ से करेंगे, दिस इज ए रोमांटिक पोएम, दिस इज ए कॉमेडिक पोएम, दिस इज ए नेचुरल पोएम, दिस इज ए पेट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति बोला जाता है इसको, पेट्रियोटिक पोएम, ठीक है। दिस इज ए पेट्रियोटिक पोएम। इतना समझ में आया। और लिखा गया डैश द्वारा, तो इसको हम पूरा लिखते हैं। क्या लिखे बाबू, दिस ए लड़का, दिस इज ए कौन सी रोमांटिक पोएम, POEM, ठीक है। इतना हो गया। अब कह रहा लिखा गया है के द्वारा, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज ए कौन सी रोमांटिक पोएम रिटेन बाई, तो अब इसको यहाँ तक कर देना, अकाल लिख देना, रिटेन बाई कौन सी WRITTEN, रिटेन बाई। रिटेन बाई का हिंदी क्या होता है, लिखा जाना, लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाई कौन सी, नीरज पाइथन, नीरज। अब यहाँ पे अगर वाल्ट वाइटमैन रहेगा तो क्या लिखेगा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर रहेगा तो क्या लिखेगा, वही नाम बोलो, चलिए। अगर वहीं रहेगा जॉन किट्स तो क्या लिखेगा, रिटेन बाई। अगर वहीं रहेगा केन दारूवाला तो, ठीक है। अगर वहीं रहेगा रॉबर्ट ब्रुक्स तो वहीं रहेगा रिटेन बाई राजेश कुमार तो क्या लिखेगा, रिटेन बाई राजेश कुमार, ठीक है। मतलब देखो एक एक लाइन में है लेकिन चिपका सबके लिए रहे। दिस इज ए रोमांटिक पोएम रिटेन बाई नीरज। अच्छा बोलना भाई क्या दिक्कत है, रिटेन बाई डैश पाइथन, नीरज पाइथन, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना चीज़ में दिक्कत नहीं ना इंग्लिश कन्वर्ट करने में। चलिएगा अब दूसरा का लाइन पे आते हैं, यह जुड़े हैं या चाहे यह आते हैं, यह। अब मान लो कोई अगर भारत से आता है तो क्या लिखे, नीरज पाइथन कहाँ से आते हैं, तो हम क्या लिखेगा इसको, ही इज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ब्लॉग नहीं डायरेक्ट लिखो, ही बिलोंग्स टू, बिलोंग्स। ब्लॉग इतना आजकल देख रहा है कि हाँ, ही बिलोंग्स टू, फिर कह रहा है बिलोंग, बिलोंग्स, ही बिलोंग्स टू कहाँ, इंडिया। कहाँ से आते हैं वो, अगर वहीं रहता पाकिस्तान तो, वहीं रहता अमेरिका तो, वहीं रहता जापान तो, वहीं रहता भैरवगंज तो, ठीक है। जहाँ पे रहता, दिस इज ए रोमांटिक पोएम रिटेन बाई राजेश कुमार, ठीक है, चौधरी, एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया फ्रॉम बघा, फ्रॉम कैलाश नगर, हाँ वार्ड नंबर फलानवा चिलानवा, ठीक है।
पिन कोड 8451 चलिए इतना नहीं, ठीक है। हिज डेट ऑफ बर्थ, चलिए बाय 2008 में जन्मा है बाय है, कहेगा तुम लोग, फिर तुम लोग तो है देगा लड़का है तब तो तुम लोग एतवारे तो 8 कौन दिन हो गई शनिचर यार है, इतना छोटे हम समझ नहीं सकते हैं। चलो मजाक के लिए था, सीख लो, ठीक है। हर एक के लिए लाइन है, लेकिन आपको किताब में कभी ज़्यादातर देखेगा अमेरिका, फ्रांस, जापान, ठीक है, जो भी दिखेगा कि कहाँ से आते हैं, ही बिलोंग्स टू लगा दीजिएगा, कौन चीज़ जहाँ से भी लिख देगा, लेकिन अब बिलोंग्स टू याद करना पड़ेगा कौन आदमी कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखना है तो लिख दीजिए, किसी के बारे में लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, अब दिक्कत होगा, अब चलिएगा। अब थोड़ा सा कवि के बारे में चर्चा भी कर दिया था, कोई कवि कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन तो क्या कर दिया, बढ़ा दीजिए, उसका रिस्पेक्ट दीजिए। अब कवि है तो महाने होगा, और चूँकि हमको क्या इससे फायदा हो जाएगा कि लाइन बढ़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि जो एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा उसको भी हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, वह एक महान कवि है, तो क्या लिखेगा, ही इज ए ग्रेट पोएट, पोएट रह दो पोएट, ठीक है बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ने लायक ही बढ़ाना, ये नहीं कि ही बात ऐसा जोड़ देना कि मतलब कि जोड़ने लायक नहीं ही रहे। ही इज ए, अब वहीं एगो लड़की रहेगी तो क्या लगेगा, सी, ठीक है। तो सी इज ए ग्रेट, आइएगा, ही इज ए ग्रेट पोएट। देखो कैसे हम बोले हैं। सो स्टेप 1 वाला पे चर्चा करते हैं। क्या बोले हैं बाबू, पहले कि पोएम का नेचर बताना है, ठीक है, उसके बाद पोएट का नेम बताना है, उसके बाद बिलोंग्स टू, उसके बाद इसको क्या बता रहे हैं, टेल अबाउट, किसके बारे में वो चर्चा। चलिए अब दूसरा क्या बात पाते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप था उस स्टेप का कुछ ट्रांसलेशन हमको बनवाना था। तो कैसे बनवाए कि यह एक डैश कविता है के द्वारा लिखा गया है, तो कैसे बनाएंगे, दिस इज ए डैश पोएम, दिस इज ए रोमांटिक, दिस इज ए पेट्रियटिक, दिस इज ए कॉमेडिक, दिस इज ए नेचुरल, दिस इज ए सोनेट, ठीक है। मतलब क्या बाबू इतना लाइन सबके लिए चिपका दोगे तुम लोग, रिटेन बाय डैश, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू इंडिया, थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए, ही इज ए ग्रेट पोएट। अब कह रहा है कि वह इस कविता में बताते हैं, वह इस कविता में, तो मैं बता देना पहले लिखो, इन दिस कौन चीज, पोएम मतलब इन दिस पोएम, इस देखो ट्रांसलेशन, ऐसा ट्रांसलेशन बनवा रहे हैं कि ना ही ट्रांसलेशन है, इसको तुमको इंग्लिश में लिखने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 लाइन लिखना हो तो ये क्या करेगा तुमको, क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है, इन दिस पोएम, तो इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, कौन सी बाबू, टेल्स अबाउट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह इस कविता में बताते हैं, इन दिस पोएम कौन सी, ही टेल्स अबाउट, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट। देखो इसी लाइन को यहाँ तक पढ़े ना, देखो इंग्लिश बोल रहे हैं, तुमको बोलने आ जाएगा, देखो शुरू से बोल रहे हैं यहाँ से। समरी लिखना है किसी का, दिस इज ए रोमांटिक पोएम रिटेन बाय नीरज पाइथन, ही, ठीक है, ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही इज ए ग्रेट पोएट, ठीक है, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ चीज़ें जोड़ सकता है, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट। अब जिसके बारे में वो बता रहे हैं, अब जैसे रोमांटिक है ना, तो क्या लिखेगा, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट लव। रोमांटिक पोएम में क्या किसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो पहले ना, तो क्या बोलेगा, लिखेंगे इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट कौन सी, लव, ठीक है, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट लव, ठीक है। इतना चीज़ समझ पा रहे बाबू। तो बताओ बाबू पहले का कविता का फर्स्ट लाइन क्या है, बताओ अखिलेश, हिंदी है बोलो, तुम बैठे बैठे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे बता, मत देखे बोलो, इतना बात दिमाग में नहीं सेट हो गया, यह डैश कविता है, तो बोलो कुछ बोलो, एक 10 हिंदी में बोलो, कुछ हुए बोलो, हाँ। उसके बाद क्या लिखेगा, कविता है, उसके बाद उस कविता को कोई लिखा होगा तो उसको हिंदी में बोलो कि वह इसको किसने, इसको डैश पर्सन ने लिखा है, वह यहाँ से आते हैं। तो इस चीज़ को कौन करेगा यार, ठीक है, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। अभी देखना इतना ही चीज़ से हम क्या बोलते देखना, भी समरी हम लिखना है, लड़का तुमको मजाक लग रहा है, जब सिखा रहे हैं तो तब पाएगा कि इंग्लिश,
ठीक है, यानी कि वह इस कविता में बताते हैं इन दिस पोयम कौन सी ही टेल्स अबाउट लव। अगर लव अभी नहीं लिखेंगे डैश, अगर यहाँ पर कहेगा कि भक्तिपूर्ण यानी कि ईश्वर के बारे में बताते हैं तो ही टेल्स अबाउट गॉड। ठीक है, अगर वह इस कविता में अपने कुछ प्रेमिका के बारे में बताते हैं तो प्रेमिका का इंग्लिश है बिलव्ड। ठीक है, बिलव्ड। ठीक है, अगर वह इस कविता में लोगों के बारे में बताते हैं तो पीपल इन दिस पोएम। अगर इस कविता में समाज के बारे में बताते हैं तो क्या लिखेगा, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट सोसाइटी। समझ रहा है ना, तो ऐसे लिख लेगा 10 लाइन। ठीक है, उसके बाद कर रहा कवि के अनुसार आदमी यात्री। अभी ये लाइन जो है सब में चिपकाने वाला लाइन है, हर एक समरी में तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो कि देखो तुम्हारे मोस्टली जो 12th के बुक है ना सब में हाई लाइन में यूज हो सकता है कि कवि के अनुसार आदमी क्या होता है, यात्री होता है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट ले लो पहिल के, वो भी ऐसा ही हो जाएगा कि वो लास्ट में जाके मैंने वही कंक्लूजन निकल रहा है कि हम लोग यात्री हैं, मतलब हम लोग एक ऐसे हैं कि सीमित समय के लिए आए हुए। ठीक है, तो एक हम लोग यात्री हैं, यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, एक समय के बाद मर ही जाना है। तो क्या लिखेगा कवि के अनुसार, तो इसको इंग्लिश में कैसे, अकॉर्डिंग टू कौन सी, अकॉर्डिंग टू अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार, तो कवि का इंग्लिश क्या होता है, पोएट। क्या, अकॉर्डिंग टू पोएट मैन इज कौन सी, मैन इज कौन सी, क्या है मैन, तो यात्री का क्या होता है, बोलो, ट्रेवलर, TRAVELLER, मैन इज ट्रेवलर्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन इज ट्रेवल। और संसार एक क्या है, स्टेज है। संसार क्या है, हालांकि यह विलियम शेक्सपियर की बातें हैं। ठीक है, यह मुश्किल बात है, लेकिन यह लाइन लगभग हर एक कविता में क्या कर सकता है, तुम लगा सकता है, जोड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, चाहे कवि के अनुसार या पोएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएम मैन इज ट्रेवलर एंड वर्ल्ड क्या है, संचार क्या है, एंड लगा, और मतलब क्या होता है, एंड संचार, सॉरी संसार, WORLD, वर्ल्ड इज ये कौन सी, स्टेज। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कुछ जब लिखना शुरू करेगा तो अपने दिमाग में भी बनना सेंटेंस शुरू हो जाएगा और उससे भी बढ़ा सकता है। यहाँ मनुष्य सभी भूमिकाएं को निभाता है, यानी कि मैन हियर, यहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा बाबू, बोलो तो, यहाँ हियर। ठीक है, हियर लगा दो यहाँ पे, हियर मतलब यहाँ मतलब कहाँ पे, धरती पे, कौन सी, धरती पे। तो क्या लगा सकते हो, मैन, अब मनुष्य सभी भूमिका, इसको इंग्लिश में मैन प्ले मतलब होता है नाटक करना, अदा करना। ठीक है, मैन प्ले ऑल रोल मैन प्ले ऑल रोल ऑफ दी कौन सी, लाइफ। ठीक है, हियर मैन प्लेज ऑल रोल ऑफ दी लाइफ, यहाँ मनुष्य अपने जीवन की क्या करता है, हाँ क्या बोला, हियर मैन प्लेज ऑल रोल ऑफ लाइफ लगा सकता है बाबू। ठीक है, ऑफ दी लाइफ, द भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मनुष्य क्या करता है, हियर मैन प्ले मतलब नौटंकी करता है, ऑल रोल मतलब यहाँ पे अपनी सभी कैरेक्टरों को क्या करता है, निभाता है। ऑफ दी यहाँ मनुष्य सभी भूमिकाओं को, जीवन की सभी भूमिकाओं को क्या करता है बाबू, निभाता है। ठीक है, हमें जीवन के शक्ति का क्या लेना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। ये सब ऐसी लाइनें हैं जो हर एक कविता में क्या होता है, लगभग एक आध दो को छोड़ के बाकी सब में क्या हो जाएगा, स्टिक बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी जब प्रयास करोगे तो खुद से सीखना और लिखना सीख जाओगे। हमें चाहिए, ठीक है, तो हमें चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, वी शुड होता है ना, चाहिए का क्या होता है, चाहिए के साथ क्या लगाते हो तुम लोग, शुड, वी शुड। हमें जीवन की शक्ति का क्या लेना चाहिए, वी शुड टेस्ट, वी शुड टेस्ट पावर ऑफ लाइफ। हमें वी शुड टेस्ट पावर ऑफ लाइफ, हम इस जीवन की शक्ति का क्या लेना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। स्वाद कैसा भाई, कि कोई पहलवान दिख रहा है उसको जाके चाटना शुरू कर देंगे, आए लगे यहाँ से लगे खाने काट के उसको टेस्ट लिखे कि नमकीन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपके पास ये जो शक्तियाँ, ईश्वर रूपी जो शक्तियाँ आपको मिली हुई है, सोचने की, बुझने की, यह जो कला मिली हुई है, इसको आप प्रैक्टिकली अनुभव करो। प्रैक्टिकली अनुभव करने करते कि प्रकृति इतना सुंदर है, इससे जुड़ो, सोचो, समझो, एक्सप्लोर करो दुनिया को।
ठीक है, आए हो तो मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद रखें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में। जैसे मूवी जब देखता होगा तुम लोग तो उसमें कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो क्या कर जाता होगा तुम लोग को प्रभावित। फिल्म तो खत्म हो जाता है लेकिन तुम लोग उसी कैरेक्टर को सोचते रहता का मिथुनवा मरले रही, मरलो से तो मजा आ गई। ठीक है, ओह क्या इधर इधर तुम लोग का कौन फेवरेट है? क्या साईं पल भी एक्टिंग की है ना? ठीक है, वही बात है। तो वही से बात है, तो आप उस कैरेक्टर को याद कर करके जाते। तो वही बात है कि हमें जीवन के टेस्ट को, कैरेक्टर को इतना बेहतरीन भूमिका, यानी कि अपने जीवन को स्वाद को इतना बढ़िया से चखना चाहिए। अभी नहीं कि जीवन का स्वाद क्या होता है चख के, अरे भाई वैसा वाला नहीं, समझो कुछ कुछ बातें का अर्थ और भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वी शुड टेस्ट, हमें क्या चाहिए? चिखना चाहिए, चिखना। ठीक है, दारू वाला नहीं, पावर ऑफ लाइफ, इस जो जीवन इस शक्ति मिला है इसको न्यूट्रलाइज करो, लोग समाज कल्याण के लिए काम करो अपने लिए। न्यूट्रलाइज मतलब तुमको कोई चीज़ मिला हुआ है तो उसको अप्लाई करेगा ना। जैसे मान लो हमारे पास पावर है तो पावर का मतलब होता है कि दूसरों को तड़पाइए सताइए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पावर मतलब आपके पास अगर ज़्यादा रुपया है, पैसा है, ढेर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ठीक है तुम नहीं देना चाहता तो तुम्हारा मैटर है, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं उपयोग करेगा कि नहीं? चलो अपने पे खर्च करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कि नहीं? हाँ, अगर तुम बाइक खरीदा है तो तुम उससे मैं 4 व्हीलर लेगा, BMW हो सकता है लेगा, हो सकता है तुम प्राइवेट जेट ले लेगा, ये ना कर सकता है। हो गया, ख्वाब मत उड़ो, इसके लिए पढ़ो। ठीक है, अब कह रहा है यही इस कविता का क्या है? मुख्य सारांश। जब सब कुछ लिख देगा इतना तो क्या कहेगा? यही इस कविता का क्या है? मुख्य। तो क्या लिखेगा लास्ट में? दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस, बोलो, पोएम। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। लास्ट में जाके वो लास्ट में क्या चिपका देना है? दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। देखो इतना से हम कितना लाइन से लिखना सिखाएं। इसको मिटाते हैं, एक चीज़ पढ़ाएंगे उसके बारे में, उसके बाद हम तुम लोगों को फिर इसी से देखना हम कितना लिखवा देंगे लाइन। ठीक है, अब इसी आज एक समरी पढ़ाते हैं, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, तब तक मिटाते हैं। हाँ भाई, देखो एक समरी, छोटा सा समरी है, और फिर से बता दे, हम कोई इंग्लिश के टीचर नहीं है, तो कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी इसके लिए। ठीक है, कह रहा है समरी हमको लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग को कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाएं, इसके बारे में समरी लिखवाते हैं, खुद लिखते हैं। कुछ लाइन तो खुद से बनाना ही पड़ेगा, स्टैंड हटा दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि पोएम है। ठीक है, इस पोएम के बारे में, और पोएम का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू, यह एक तुम लोग का जब 12th में जाओगे तो फर्स्ट ही चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट ही चैप्टर है यह पोएम का, और जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ सीख लिया जाए, पढ़ लिया जाए। ठीक है, जब 12th में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर इसका समरी खूब पूछता है, और उसी समरी को आज हम याद करवा देंगे और बता देंगे। ठीक है, जब फर्स्ट चैप्टर में जाओगे तो कौन है तुमको बार बार बंद करो, तो उनका कर रहा है तुम, आविष्कारक बन जाना जरूरी है, सीख लो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, वह मधुर। अब देखो इसको हमको याद करना है। स्वीटेस्ट, स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अति उत्तम मीठा मतलब। ठीक है, डिग्री पढ़ा होगा तो गुड बेटर बेस्ट। अब बेस्ट उसके लिए लगाया जाता है जो उसके अलावा कोई है ही नहीं। डिग्री पढ़ा होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पोजेसिव, हाँ तो वही वाला है। ठीक है, अब कह रहा स्वीटेस्ट लव, SWWTEST, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ठीक है, यानी कि अब देखो इसका हिंदी अगर थोड़ा सा अगर कन्वर्ट किया जाए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। स्वीटेस्ट मतलब होता है मधुर, मधुर, लव मतलब प्रेम। ठीक है, प्रेम, आई मतलब मैं। ठीक है, डू नॉट गोई। अब यहाँ पे जो कवि है ना, गोई का प्रयोग किए हैं भूलाने के लिए, भूलना, लेकिन डू नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा इसका? अगर एक मेन हेडिंग बनाएगा हिंदी में तो इसका ऐसे बन सकता है कि वह मधुर प्यार जिसको भुलाया नहीं जाता, वह मधुर प्यार जिसको भुलाया नहीं जाता। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है कि वह मधुर प्यार जिसको भुलाया नहीं जा सकता। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का हिंदी क्या हो जाएगा बाबू? वह मधुर प्यार जिसको, अर्थात वह मधुर
प्यार जिसको भुलाया नहीं सकता। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ हेडिंग है। इस हेडिंग का यही क्या हुआ, अर्थ हुआ। उधर कहाँ दिख रही है, इधर बोर्ड पे। ठीक है, समरी इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखो हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में। अब समरी का अर्थ होता है हिंदी सारांश। सारांश का मतलब एक ही ठोस चीज़ ही पढ़ो, सारा चीज़ पढ़ जाओ उसी में। मच्छर काट रहेगा। ठीक है, तो पोएम, तो सबसे पहले यह एक ऐसा पोएम है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इसके बारे में चर्चा करें। देखो एगो टाइप शायद हमसे छूट गया है, मेथाफिजिकल। कौन जी बाबू, मेथाफिजिकल एक ऐसा मतलब कि पोएम है, मेथा METHAPHY, ठीक है, SICAL। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी मेथाफिजिकल पोएम। पोएम मतलब क्या होता है, कविता। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई एक ऐसा पोएम है जो कैसा पोएम है, मेथाफिजिकल है। कैसा है, ना ही यह रोमांटिक कहेगा, ना ही इसको पेट्रियोटिक कहेगा, देशभक्ति कहेगा, ना यह कॉमेडिक है। यह कैसा है, मेथाफिजिकल है। कैसा है, और सॉरी मेथाफिजिकल किस टाइप का, अभी सर कॉमेडिक में तो समझ में आ रहा है हंसी वाला बात पढ़ते होंगे, पेट्रियोटिक में समझ में आ रहा है कि कौन सी के बारे में पढ़, देशभक्ति के बारे में, कॉमेडिक समझ में आ रहा है हास्यप्रद हो गया सर, ट्रेजिटिक भी समझ में आ रहा है मार धार काट कूट सर, रोमांटिक भी समझ में आ रहा है जिसमें केवल प्रेम के बारे में ही बात किया जाए सर, ट्रेजिटिक भी समझ में आई, सारी चीज़ों का भी अर्थ समझ में आ गया। थोड़ा जाके देखेगा साइकिल लेकर छूछा कर रहा है जल्दी साहब। ठीक है, लेकिन मेथाफिजिकल नहीं लिखवा पाए तो इसके लिए सॉरी। मेथाफिजिकल का अर्थ होता है जिसमें मीटिंग और डिपार्चर के बारे में बात किया जाए। डिपार्चर, जिसमें यह एक मेथाफिजिकल, अगर जो भी पोएम होगा, जो भी चीज़ें होंगी जो मेथाफिजिकल है, उसमें किसके किसके बारे में चर्चा करेगा, मीटिंग और डिपार्चर। मीटिंग मतलब होता है मिलना, और डिपार्चर ना कहता है गाड़ी प्रस्थान कर चुकी। मीटिंग मतलब मिलन, यहाँ से हिंदी निकल गया मिलन, और किसके बारे में बात किया जा रहा है, विदाई के बारे में। हाँ, यानी कि मेथाफिजिकल एक ऐसा पोएम होता है। तनी सुखी देख ना लो जी, ज़्यादा उत्पाद मचा है मच्छरवा सब। ठीक है, चलो अब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि मेथाफिजिकल पे यहाँ पे हम चर्चा किए हैं। और मेथाफिजिकल क्या होता है बाबू, कि जिसमें किसके बारे में चर्चा किया जाता है, मिलन और मीटिंग और डिपार्चर। मीटिंग और डिपार्चर, यानी कि मेथाफिजिकल पोएम के बारे में किसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज ए मेथाफिजिकल पोएम। कैसा पोएम है बाबू, अब मेथाफिजिकल कैसा पोएम होता है जिसमें मिलन और जुदाई की बातें दोनों हो। जैसे ऐसा बहुत सारा मूवी बनता है मेथाफिजिकल बेस्ड, जिसमें हीरो हीरोइन से मिलता है, फिर उसके बाद उसके सुन तो ले भाई, हीरोइन के घर वालों को मालूम चलता है उसका भाई दबंग रहता है, बियाह करवा देगा दूसरा जगह। ठीक है, अब बियाह करा देगा, हाँ, अब ठीक है, उसके बाद उसको गुंडा के घर ले जाकर हीरोइन को प्रताड़ित करेगा। अब मिलन हुआ और विदाई हो गया। अब फिर जाएगा, हीरो का एंट्री होगा, ससुरारी उसका मारेगा साहब, एक बार मारेगा, 4 गो गाड़ी, 4 गो नाचते हुए आएगा, 4 गो है ना, 4 गो स्कॉर्पियो, 4 गो है ना स्कॉर्पियो, है ना 2 गो मोटरसाइकिल, 4 गो है ना नाच के गिरेगा, 4 गो है ना, और लास्ट में फिर हीरोइन को पकड़ के लेके आएगा। चलो हाँ भाई देखो, हम यहाँ पे बात किए हैं कि तुम लोग ना इंडिपेंडेंट, जैसे स्वतंत्र नहीं कि शब्द को लेके पकड़ के बैठ जाता कि इसका अर्थ एकदम यही होगा। अरे यह इसको बोला जाता है कौन चीज़, देखो जो हिंदी होता है साहित्य होता है, और साहित्य का एक ही शब्द का अलग अलग लहजों में बोलो। कौन सी, हमको नहीं पता, ये कौन उर्दू का शब्द लग रहा है। ठीक है, सुनिए, जो देखो हिंदी साहित्य का अर्थ यही नहीं होता कि जो अर्थ निकल रहा है वही नहीं, उसी से कोई रिलेट करके पैरेलल वर्ड होता है, पैरेलल वर्ड, उसी से तुम प्रयोग कर सकता है। नहीं समझने का प्रयास करना बाबू, हम कहना क्या चाह रहे हैं तुम लोग को कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डिपार्चर मतलब विदाई होगा, आप जुदाई भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी को तो कहते हैं साहित्य। ठीक है,
और मीटिंग मतलब एकदम मिलना, एकदम साफ है कि थोड़ा कि एक दूसरे पे ऐसे ऐसे मिलना। अगर जैसे देखो है मिल गया, जैसे पंखा पे अगर बात करते हैं तार एकदम मिल गया, इसमें एकदम सोल्डिंग मशीन से मिल गया। अब ऐसा थोड़ा होता है, अरे अलग अलग लहजों में अलग अलग इस शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। ठीक है, दो को दोस्त मिल गया यानी कि मिल गया, आपस में बातचीत कर रहा है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जुदाई भी हो सकता है, विदाई भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे जुदाई भी लिख सकते हो, मिलन और विदाई, मिलन और जुदाई के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव पहले के लाइन बन गया। पहले के लाइन कहाँ से बनेगा, यह इसका नेचर। हम क्या बोले हैं स्टेज 1 में, स्टेप 1 में कि 3 स्टेप में किसी भी चीज़ का समरी लिखना होगा, तो पहले ही समरी धरा गया। क्या धरा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए क्वेश्चन पोयम, डैश पोयम, रोमांटिक। कैसा अखिलेश, ऐसे में मारने का मन करेगा कि नहीं? कैसा पोयम है बाबू? अभी ने बताए हैं कि इसका नेचर क्या है, इस पोयम का मेटाफिजिकल क्या है, बोलो। मेटाफिजिकल पोयम है। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, कोई चीज़ सिखाया जाता है, तुम लोग नहीं सीखता है। ठीक है, इसका इस पोयम का नेचर है कि हमको देखो बहुत सारा नेचर लिखा है ना, शुरुआत में 11-12 गो ले, तो 11-12 गो नेचर में से वो नेचर हमसे छूट गया है। ठीक है, मेटाफिजिकल एगो लिख लेना जी। इसमें हम पढ़ते हैं जिसमें मिलन भी हो और जुदाई भी हो या विदाई भी हो, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही थे मेटाफिजिकल पोयम। कौन लिखा है भाई? पोएट। पोएट पोएट मतलब था कवि। जो कवि इसका रचना किए हैं, ये कवि का नाम है जॉन डन। वो कहाँ घर है उनका? इंग्लैंड में। देखो 3-4 गो लाइन तो कैसे बना दिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए मेटाफिजिकल। ठीक है बाबू, ठीक है। हाँ ए देखिए हाँ हे है बढ़िया पढ़ाते हैं बाबू। देखो चलो आओ, हमने क्या बोला कि यहाँ पे ले आया, तो बट अब क्या कर रहा है कि यहाँ तक आए थे कि पोएट जो बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से? यह कैसा कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट? बोलना होता है बाबू। एक शोध के अनुसार यह पता किया गया, जो बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं उनका ब्रेन अधिक फास्ट काम करता है बिना बोलने वाले बच्चों से। तो आप बचपन में याद रखो कि जब आप बोल बोल के पढ़े थे कितना चीज़ है कंठस्थ, और बचपन की चीज़ें आज तक ले याद है कि ना? आज तक कखो भुलाया है, अभी वो भी तो भुलाने वाला चीज़ है, क्यों नहीं भुला है? दैट्स द रीज़न कि तुम्हारे बचपन में माइंड बहुत शार्प रहता है और हम लोग बोल बोल के पढ़ते हैं। चलिए आइए इधर बात पे, तो बोलना होता है बाबू। तो मेटाफिजिकल आई डू नॉट गो इज ए कैसा पोयम जिसमें बात किया जाता है किसके किसके बारे में? तो इंग्लिश में बोलो, बोलो मिलन को क्या बोलाते हैं इंग्लिश में? और कौन चीज? मीटिंग एंड डिपार्चर। कौन सी? मीटिंग एंड डिपार्चर। टेल्स अबाउट, बताते हैं किसके बारे में? ही स्वीट लव। वह बताते हैं किसके बारे में? अपने स्वीट लव, मधुर प्यार के बारे में। कौन बताते हैं? पोएट बताते हैं। पोएट्स लव्स, पोएट्स बिलव्ड, माने पोएट की जो प्रेमिका होती है अपनी प्रेमिका के बारे में इस कविता में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं मधुर के प्यार के बारे में। लेकिन अंततः कहते हैं बट रिफ्यूज्ड मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, दिल तोड़ देना। ठीक है, बट रिफ्यूज्ड हर स्वीट लव, जो उनकी प्रेमिका होती है उनकी स्वीट लव को क्या कर देती है? क्या कर देती है? चकनाचूर कर देती है, तोड़ देती है, इनकार कर देती है, मना कर देती है। का देखले बड़ो सरे करीबा हम तो नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है ठीक है, तो वैसे वाला बात हो जाता है। ठीक है, तो वही वाला बात हो गया कि बट कौन सी? बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है कौन सी? प्रेमिका। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देती है। कौन सी? का देखले बड़ा से रे करीबा, नहीं कि हर स्वीट लव। ठीक है, अब देखो इतना चीज़ पढ़ा दिए ना। अब इन सारी चीज़ों से हम देखो समरी लिखने जा रहे हैं। फिर क्या है? हर चीज़ को एक बार पहले हम किसके बारे में लिखेंगे? पोएम के नेचर के बारे में। उसके बाद रिटेन बाई, जो लिखे वो कहाँ से आते हैं, उनके बारे में महान व्यक्ति हैं। इस कविता में वो बताते हैं किसके बारे में? बताते हैं कवि के अनुसार आदमी फलानवा है, चिलनवा है और क्या है? ढिकनवा है। ठीक है भाई, तुम जानबे करते हैं, हम बूझबे करते हैं।
तब मत बूझो, अभी अपने बता के अपने को और नहीं बूझ रहे हैं। मतलब अभी पढ़े तो 2 जमा हो गया। नहीं इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड सही है, लंदन एक शहर का नाम होगा। चलिए हम यहाँ पे कंट्री के बारे में बात किए, ठीक है बाबू, बाबू कंट्री के बारे में बात किए, तो दिमाग से कन्फ्यूजन क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। और पहले ही बता चुके हैं हम अंग्रेजी के टीचर नहीं हैं। अरे सर हाँ, उसमें लेकिन फॉन्ट को लिखा सकता है ना, हाँ लिखा सकते हैं बाबू। मतलब ढूंढने के लिए अच्छा है। हाँ भाई साहब बोल तो दिए, बेक्की को बतिया कब पीरेगा उसको, अब पीर के रस बना दिए तुम लोग। चलिएगा भाई साहब, लिखा जाता है समरी। अब कह दे 5 गो तुमको देगा, 4 से 5 गो देगा, कहेगा राइट द समरी ऑफ दिस फॉलोइंग पोएम। राइट, देखो इंग्लिश में कैसे लिखेगा, राइट द समरी ऑफ दिस फॉलोइंग पोएम, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है बाबू, WRITE, राइट द समरी ऑफ दिस फॉलोइंग कौन सी पोएम, राइट द समरी ऑफ दिस फॉलोइंग पोएम, यानी कि किसके बारे में चर्चा लिखना है कि अब देखो, जैसे हम लिख देते हैं बाबू स्वीटेस्ट लव, दूसरा का लिख देते हैं कोई पोएम का, 2 और का नाम बताओ, और 2 ऑटमन। सॉन्ग ऑफ माय चलिए स्पेलिंग गलती हुआ सुधार लीजिएगा, एटम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी नंबर हो जाएगा सोल्जर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लो ये 3 को दे दे, 4 को दे दे, अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे 4 को ऑप्शन रहेगा, ऐसे ही लिखा है। अब 5 नंबर में आता है VBI 4, 5 मार्क्स, याद रखना इस चीज़ को। समरी कितना नंबर का देता है, 5 नंबर का। बबी देखो हम कैसे लिखते हैं, अगर पूरा ट्रांसलेशन जो सिखाएं उसको दिमाग में रखा है, वहीं से तुम लाइन बना सकता है, बस 1-2 लाइन लिखना होगा अपना मन से। तो 4 को में से जो तुमको आसान लगे, स्वीटेस्ट लव लग रहा है, और टू अटमन लग रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लग रहा है कि सोल्जर, तो तुमको अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लग रहा है या स्वीटेस्ट लव लग रहा है तो क्या लिखेगा, बोलो, उसी के बारे में लिखना शुरू कर दो, तो कोई बात नहीं बाबू। चलिए हम लिखते हैं, चलिए हम किसके बारे में, किसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, जानते हैं। 2 लाइन दिमाग में आता है, और वही आता हुआ बात ही 2 लाइन किस पे लिखेगा, तुम कॉपी पे लिखेगा। अगर वह 2 लाइन दिमाग में नहीं बने तो कॉपी पे कैसे लिख पाओगे। अब उठा ले हम कौन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पता नहीं है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता क्या है, तब लिख पाओगे। लेकिन हाँ सर इसके बारे में पढ़ाएं, कुछ तो जानकारी है कि प्रेमिका के बारे में बता रहे थे, उसकी उनकी प्रेम ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन उनकी प्रेमिका उनकी प्यार को इनकार कर दे रही है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखे ऐसे लिख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत अखिलेश बाबू बताइएगा, पहले हम क्या लिखते हैं, पोएम के नेचर के बारे में, कि पोएम का नेचर क्या है, किस नेचर का है। तो ये जो पोएम पढ़ाए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, इसमें किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो अभी अपनी प्रेमिका से मिल रहे हैं, फिर क्या हो जा रहा है, मिलन भी हो रहा है, जुदाई भी हो रहा है, यानी कि इनकार कर दे रही है। तो ये कैसा पोएम चल गया, रोमांटिक नहीं भाई साहब, मेटाफिजिकल। कैसा, जिसमें मिलन और जुदाई के बारे में बात किया जाए, उसको कौन सा पोएम कहा जाता है, बोले तो सबसे पहले हम समरी लिखने से पहले हम किस चीज़ के बारे में लिखते हैं, बोलो, अभी ना बताया है, पोएम के कि पोएम का नेचर क्या है, किस नेचर की, पढ़ा रहे थे, इतना तो अधिकार बनता है पूछना मेरा, ठीक है, कि पोएम का नेचर क्या है, रोमांटिक है, पोएम का नेचर क्या, ये आपको मारधार वाला है, ट्रेजिटिक है का, पोएम का नेचर डिवोशनल है, भक्तिपूर्ण है, पोएम का नेचर क्या, कॉमेडिक है। तो कैसा है बाबू ये पोएम नेचर क्या है, तो दिमाग पर रिलीज करिए, दिमाग में, दिमाग क्या जवाब दे रहा है आपका कि पोएम कैसा है, बोलो अखिलेश, बोलना है, याद रखना, बोलने से ही सारी चीज़ें का कंक्लूजन और सोल्यूशन मिलने वाला है। तो लिखेगा, एक लाइन कविता का नाम लिखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज ए, कौन सी बाबू, मेथा फिजिकल, कौन सी पोएम, देखेगा
बिना कुछ किए एक लाइन बना दिए हम। अरे इसमें थोड़ा कि हम पढ़े हैं तो मालूम है। अरे उसी कविता को लिख दिए, बस इतना मालूम था मेटाफिजिकल है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये मेटाफिजिकल पोएम। अब क्या लिखेंगे कि जो कविता होता है उसको लिखा कौन है, तो क्या लिखा जाता है उसके लिए बाबू? एंड इट इज कौन सी? W कंपोज्ड बाय या रिटेन बाय, केकरा कौन लिखा है भाई? JOHN, जॉन डॉन। एंड देखो कैसे जोड़ रहे हैं, एंड ही बिलोंग्स टू, यानी कि जो लिखने के बाद जो कौन लिखा है उसके बाद क्या लिख देते हैं हम कि कहाँ से वो व्यक्ति आते हैं, चाहे उनका घर कहाँ है, तो उस घर ना लिख के क्या लिखते हैं? ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और फ्रॉम अगर लिखना होगा तो लंदन। ठीक है, तो लिख दो। याद रखना लंदन कोई एगो देश नहीं है, क्या एक सिटी है जो कि कहाँ है? अब कहा जाएगा दिल्ली एक देश है। अरे दिल्ली देश है, दिल्ली एक शहर है जो भारत की राजधानी है और भारत की एक शहर है, महानगरों में आती है। इतना लिख दिया, और लिख देने के बाद क्या देना है? फुल स्टॉप। इतना 3 लाइन 4 लाइन तो बढ़ा देना। हम इतना बोर्डवा पर लिखे थे, इतना लंबा लंबा जा रहा है, कॉपी पे तुम और इसको बढ़ा सकता है, होगा कि नहीं? अब आगे सर बताए थे ही बिलोंग्स टू, उसके बाद क्या बताए थे कि रिटेन बाई, और उसके बाद ही बिलोंग्स टू, ही वाजे। हाँ, वह कैसे व्यक्ति थे? ही वाजे। बोलो बाबू, मर गए हैं तो आवाज लगा दीजिए। ही वाजे ग्रेट मैन से थोड़े प्रसिद्ध हुए, तो मैं नहीं लगाया, वो पोएट थे तभी ना प्रसिद्ध हुए। तो ही वाजे ग्रेट पोएट, ही वाजे ग्रेट पोएट। देखो कैसे बात बढ़ते जा रहा है, बस बात बढ़ाने वाला चाहिए। क्या हम कुछ अपना तरफ से जोड़ रहे हैं? उसी बतिया को बस अब फोटो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना बारे में लिख देने के बाद क्या लग रहा है कि वह इस कविता में बताते हैं, क्या करते हैं? अभी इंट्रो हो गया, ये सबके लिए क्या होता है? बात लागू होता है, कॉमन होता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा रहता है, कविता का नाम लिख देंगे, देशभक्ति रहेगा, मेटाफिजिकल, बाकी सब वहीं रहेगा, है कि ना? चलिएगा, फिर उसके बाद क्या करें? फ्रॉम लंदन ही वाज ए ग्रेट पोएम। ठीक है, उसके बारे में वह इस कविता में किसके बताए ना बाबू, कि वह इस कविता में किसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे लिखेगा, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, यहाँ पे लव लिखा है अबाउट बाबू, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बिलव्ड लिखिए, लव ही लिखिए। आपके मन में अगर कोई अच्छा सा शब्द आ रहा है उसको भी लिख सकते हो। तो इन दिस पोएम में ज़्यादातर इस कविता में अपनी प्रेमिका के बारे में जिक्र किए। तो इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, यानी कि वह किसके बारे में बताते हैं। ऐसा सबका हिंदी कहाँ लिखवा दिए हम तुम्हारे कॉपी में ऑलरेडी। ठीक है, पढ़ पा रहे हो? इन दिस पोएम, इन मतलब में, दिस मतलब यह, पोएम ही टेल्स अबाउट, मतलब इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट हर कौन सी? स्वीट लव, ऐसे लिख सकते हैं, स्वीट लव। इस कविता में वह क्या बताते हैं? अपने मधुर प्यार, मधुर बारे में नहीं, मधुर प्यार के बारे में। ठीक है, वो अपने किसके बारे में बताते हैं बाबू? वो अपने मधुर प्यार के बारे में बताते हैं। अब कुछ शब्द, अब देखिए, अब बोले हैं, अब अभी तो खेला शुरू हो बे। ठीक है, अभी तो खेला शुरू होखेगा। अब इतना पढ़ाई तो 2 चीज़ अपना मन में, क्या कोई चीज़ शब्द नहीं बना सकता है प्यार के बारे में? 2 चीज़ कोई सा भी प्यार के बारे में अच्छा सा बोलो। हाँ, वेरी गुड, अच्छा शब्द है प्यार। तो इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट हर स्वीट लव एंड ही टेल्स दैट, एंड ही टेल्स कौन सी बाबू? टेल्स दैट, वह बताते हैं कि, ही टेल्स दैट, वह बताते हैं कि लव इज ब्लाइंड, BLIND, कि प्यार क्या होता है? अंधा होता है। बैठ रहा कि नहीं? तो सोचेगा तब ना कि ही टेल्स दैट लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये नहीं देखता कि गोरबा की करिया। ठीक है, गाना सुना होगा ना तुम लोग, प्यार नहीं जानने ला
गोर बाकी करिया आ जाके समा जाला कौन चीज दिल के भीतरिया। देखो हंसने के लिए था, हंसो बस हंसो, हंसी ठीक है। हम लोग जब काहे हो तू काहे हो मुँह बना लो मोहित गुप्ता, ये कौन प्यारा हो तनी के तो हाथ अब आगे कर तनी तो आगे कर लो, आगे पीछे नहीं बुझाता है तुमको, ठीक है। चलो ही टेल्स डैट लव इज, हे लड़का अच्छा लगा बनाया और ही कुछ बना सकता है, तुम लोग पेपर तुम लोग को देना है, ठीक है। 2 थापड़ मारेंगे सब डिस्टर्बेंस बिगड़ जाएगा। इधर देखो लव इज खाली नाम धरो, उसके बाद बताओ देखो उसको क्या व्यवस्था में लगाते हैं, कितना भी बड़का दबंग होगा उसका सब दबंग हम निकाल देते हैं, ठीक है। ही टेल्स डैट लव इज ब्लाइंड, इस कविता में वह बताते हैं कि प्यार क्या होता है, अनहर होता है, अंधा होता है। एंड ईश्वर का क्या होता है, उपहार होता है, गिफ्ट ऑफ गॉड। और भगवान का क्या होता है, उपहार होता है। देखो अरे भैया थोड़ा तो पढ़े तो इतना 2 लाइन 3 लाइन तो बना सकते हैं कि ना बाबू, इतना लाइन नहीं बना सकते आप, अच्छा ठीक है। फुहर भी नहीं है और सूटेबल भी है इस कविता के लिए। लव इज ब्लाइंड ही टेल्स डैट, वह बता देते हैं कि अपने मधुर के प्यार के बारे में बताते हैं कि प्यार जो होता है अंधा होता है और ईश्वर का उपहार होता है, ठीक है। बाकी मुंह तो बैबे करेंगे सर, ठीक है। और एंड गिफ्ट ऑफ गॉड। अब चलिएगा अब थोड़ा सा इनके प्यार के बारे में जिक्र कर देते हैं। पोएट पनी जो कवि है अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, पोएट यानी कवि अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसको कैसे लिखेगा, पोएट लव्ड हर बिलव्ड, पोएट लव्ड हर बिलव्ड, कवि अपनी प्रेमिका से कच करते हैं, प्रेम करते हैं। ढेरे खुनी, तो ढेरे खुनी को क्या बोला जाता है, वेरी मच या टू मच, ठीक है। पोएट लव्ड हर बिलव्ड, बी होने कहाँ दिख रही है, 2 लाइन यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, इधर उधर दीवार का ईंटा गिनना शुरू। पोएट लव्ड हर बिलव्ड मतलब बोलो प्रेमिका। पोएट लव्ड हर बिलव्ड, हर मतलब वो अपनी प्रेमिका से, उसकी प्रेमिका से, हर बिलव्ड कौन चीज, टू मच कि वेरी मच लगा दे, बोलो चलो वेरी मच लगाते, वेरी मच। पोएट अपनी प्रेमिका से क्या करते हैं, बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, वेरी मच। लेकिन प्रेमिका बदले में क्या करती है, धोखा देती है, यानी कि इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि वह क्या कर देती है, इनकार कर देती है, मना कर देती, ना रही रिफ्यूज कर देती है, देखो ये अच्छा शब्द हुआ, रिफ्यूज कर देती है, इनकार कर देती है, मना कर देती है कि करीबा का देख ले बड़ी से करीबा, हम नेचुरल ब्यूटी वाली हम इतना आसानी से ना मिले। तो वही आसानी के तहत देखो शब्दों का देख ला कितना दर्द भरा बातें लिखी जा रही है यहाँ पे। ये देखो कवि जो होता है, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मिलन भी हो रहा है, विदाई भी हो रहा है। देखो इमोशनली इतना बढ़िया ये जो लिटरेचर हमको लगता है ना, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट होता है कि तुम अगर पढ़ना चाहो तो एकदम मज़े आ जाएगा, ठीक है। पोएट लव्ड हर बिलव्ड कौन सी, वेरी मच, इसमें सो मच भी लिख सकते हैं ना, हाँ भाई साहब, ठीक है, गलती नहीं होगा, लेकिन वेरी मच टू मच लगाना, थोड़ा परफेक्ट वर्ड खोजा जाता है, ठीक है। तो वेरी मच, बट उनकी प्रेमिका, बट मतलब होता है लेकिन, उनकी प्यार को क्या कर देती है, इनकार कर देती है, मना कर देती है कि हटो जाओ, 1000 आएंगे बाजार जाएंगे, तुम्हारे जैसे 1000 है यहाँ पे पड़े हुए। यानी कि पोएट लव्ड हर बिलव्ड वेरी मच बट सी रिफ्यूज, सी क्यों लगाए हैं, क्योंकि प्रेमिका लड़की है, सी रिफ्यूज्ड हर स्वीट लव, ओ माय गॉड, ओह बेचारा का, सी रिफ्यूज्ड हर स्वीट लव, उसके मधुर प्यार को क्या कर देती है, ठुकरा देती है। कौन ठुकरा देती है, अगर तुम इसमें और चाहो तो लेकिन कवि क्या चाहते हैं, कवि चाहते थे कि वो अपनी प्रेमिका के जीवन के हर रास्ते पे अपनी प्रेमिका के साथ चलना चाहते थे। अब इन थोड़ा है कि हाथ लेके नारायणपुर रोड चलो तो नारायणपुर, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने मतलब माने प्रेमी जो थे उनके कहने का अर्थ यह था कि बाबू मतलब वो जीवन के सुख दुख में उसके साथ रहना चाहते थे। यानी
पोयम क्या चाहते थे, जो पोयम कर रहे हैं, पोएट क्या चाहते थे कि वो अपने जीवन के हर एक सुख दुख में पोएट वांट्स कौन सी टू स्टैंड विथ हर बिलव्ड इन एवरी मोमेंट। पोएट यानी कि जो कवि हैं, पोएट वांट मतलब चाहना होता है, वांट ना कहा जाता आई वांट यू, ठीक है। तो पोएट वांट टू स्टैंड एवरी मोमेंट विथ हर बिलव्ड, यानी कि एट एनी कंडीशन, चाहे किसी भी परिस्थिति में, हर एक मोमेंट में अपनी प्रेमिका के साथ क्या रहना चाहते थे, खड़ा रहना चाहते थे, चलना चाहते, सुख हो दुख हो बांटना चाहते, लेकिन ऐसा अमूमन हो नहीं पाया। उफ, बेचारा का दिल टूट गया, ठीक है, टूटने दीजिए, ऐसा तो हज़ारों टूटता है। हाँ, दिल टूटेगा तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा। तब अब इसको समझ रहा है बाबू कैसे? देखो अब इस देखो ये 2 लाइन का 2-4 लाइन जो लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं? अपने मन से लिख रहे हैं, आसान है बनाना। पोएट वांट टू स्टैंड विथ, किसके साथ खड़ा होना चाहते थे? स्टैंड विथ बिलव्ड, विथ हर बिलव्ड, कौन सी? एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। अच्छा, एवरी टाइम भी लिख सकते हो। अब मोमेंट टाइम कर सर, एवरी मोमेंट ही थोड़ा कि दिन रात दोपहर या शाम सब ओकरे संग रहिए। अरे ऐसा करने का अर्थ नहीं, मतलब उसका दुख है तो उसके लिए आप खड़ा रहिए, सुख है तो ठीक है, सुख है तो सुख है, लेकिन दुख में खड़ा रहिए, ठीक है। उसको क्या चाहिए? तो उसको चाहिए आईफोन, ला के दीजिए, ठीक है। ज़्यादा दाम नहीं है, 1.5 लाख के है, ठीक है। दोनों किडनी बेचिए, लाइए, ठीक है। बाबूजी के बाह होने बेचो, लाओ, खरीदो, ठीक है। ऐसा वाला नहीं बाबू, मतलब लेकिन आजकल का तो यही ना है, ठीक है। आजकल वाला तो यही सीन है कि आपके साथ वो तभी व्यक्ति, मतलब कि ऐसा व्यक्ति, मतलब वो लोग चाहता है लोग कि जो हमको क्या बोला जाता है यार, गुची का बैग ला के दे। तुम लोग नाम भी नहीं सुना होगा, जैक सूरी यूज करती है, 32,000 से नीचे का चप्पल होता है खाली उनका, बताए थे। कथावाचिका, और खुद का कहती है संसारिक मोह माया से दूर रहिए, अपने गुची फ्लोरा का चप्पल सेंट लगा रहा है सब। बताइए भाई साहब, हम लोग 150 रुपये का चप्पल पहन लिए तो संसारिक मोह माया से दूर रहिए, अपने 32,000 का चप्पल, हाँ एक वाला लाइट के पहन लें तो कितना खराब आए घूमती है तो, ठीक है। तो यही होता है बाबू कथा। अरे कथावाचिका लोग के फेर में मत पड़ना। हाँ, सही और गलत में फ़र्क तुम खुद बूझो। गलत किसी के साथ मत करना, ठीक है, गलत किसी के साथ मत करना, और सही तो तुम जन्मे करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है बाबू। तो हाँ, क्या तुमको करना चाहिए? अगर जीवन में जन्म लियो तो समाज के प्रति तुम्हारी क्या दायित्व बनती है, यह सारी चीज़ें कर दो, लेकिन गलत मत करो। यही तो है कि कथावाचिका सिखा गई। अभी थोड़ा हम हिंदू है तो सभी मुसलमान उठाओ फर सारे मुसलमानों के काटा शुरू, ऐसा थोड़े होता है। वो लोग भी इंसान है, वो लोग को भी कोई भटका दिया है, तब जाके वो लोग कर रहा है। हालांकि तुम्हारे गांव में अगर चाहे अपने जीवन काल में जरूर तुम लोग का इतना अगर उम्र हो गया तो कुछ व्यक्ति मुसलमानों को ऐसे भी देखा, हमारे गांव में एक मुसलमान है, वो छठ घाट पे जाके तिलंगी साटते हैं, ठीक है, जाके झाड़ू लगवाते हुए देखे हम लोग को भी दोस्त है सब, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब नेता गण क्या किया है, सब अपने स्वार्थ के प्रति हिंदू मुस्लिम बांट दिया है लोग, ठीक है। तो जो कुछ भटक गया है लोग तो उसको समझाइए, ठीक है। अब वो चाहे मार से समझे चाहे प्रेम से समझे, अंततः मारा जाता है, मार के मुआ दिया जाता है। मारिए 2 थप्पड़। बच्चा जब बदमाशी करता है, किसी चीज़ के लिए हट करने लगता है तो उसको 2 थप्पड़ पापा मारते हैं। उसके बाद कहते हैं अरे पापा बोलते हुए लोग नहीं मांगेंगे, हमको नहीं चाहिए, मेला नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोग के भी साथ ऐसा हुआ होगा। तो चलिए, पोएट वांट टू स्टैंड मतलब कौन सी? खड़ा रहना, विथ हर बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका के साथ, इन एवरी मोमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत बउआ, ठीक है। अब जो हम लास्टो में लिखवाए थे, याद है क्या लिखवाए थे लास्टो में हम? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कौन सी? पोएट मैन इज बोलो ट्रेवलर, कौन सी? मैन इज ट्रेवलर एंड वर्ल्ड इज ए, देखो वो है पीछे वाला शब्द लिखा रहे, एंड वर्ल्ड इज ए, एंड वर्ल्ड इज ए स्टेज, समझ रहे बाबू? एंड वर्ल्ड इज ए
स्टेज, ठीक है, एंड वर्ल्ड इज ए स्टेज। सो हियर मैन हो गया ये बस लास्ट वाला मैन है सर। हाँ, तो अब उसके बाद लिखेगा तो इस कविता, अच्छा हाँ, दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। लेकिन इसमें अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो यह जो कविता है किसकी याद में लिखा गया है? प्रेमिका की याद में। तो इसको सो पोएट कंपोज्ड दिस पोएम इन रिमेंबर ऑफ बिलोव्ड, ठीक है। तो इसको लिखेगा कैसे? सो कंपोज दिस पोएम रिमेंबर ऑफ हर, रिमेंबर ऑफ स्वीट लव। सो दिस पोएम इज कंपोज्ड इन रिमेंबर ऑफ, किसके याद में? रिमेंबर मतलब होता है याद करना। सो कौन सी पोएम इज कंपोज्ड इन रिमेंबर ऑफ, सो पोएम इज कौन सी बाबू? कंपोज्ड इन रिमेंबर ऑफ, इन रिमेंबर ऑफ कौन सी बाबू? लव, स्वीट लव लिख दो, चूंकि मैच खा जाएगा। स्वीट मतलब वो अपने मधुर प्यार के याद करते हुए किसका रचना किए हैं? इस कविता का। सो पोएम इज कंपोज्ड, ठीक है, COMPOSSED होता है, कंपोज्ड इन रिमेंबर ऑफ स्वीट लव। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस, दिस इज द मेन समरी ऑफ दी पोयम। समझ में आ रहा है बाबू? देखो हो गया सारांश। सुटेबल बैठा? ये ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी? अरे ऑटो, हाँ, इसको ऑटोबायोग्राफी कर सकते हैं अगर अपने बारे में बता रहे। लेकिन इसमें यह चीज़ ऑलरेडी इस कविता में क्या कर दिया गया? जिक्र कर दिया गया बाबू, जिक्र कर दिया है कि इसको क्या बोलिएगा आप? मेटाफिजिकल, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यही चीज़ है बाबू। तो फिर से आते हैं बाबू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई कौन लिखा? बोलो, जॉन डॉन। फिर उसके बाद वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड। ये कैसा पोएम है? मेटाफिजिकल। अब इसमें एक लाइन और ही बढ़ा सकता है। इन दिस पोएम वी स्टडी अबाउट, इन दिस पोएम वी टेल्स अबाउट, पोएट टेल्स अबाउट मीटिंग एंड डिपार्चर ऑफ लव, मीटिंग एंड डिपार्चर ऑफ। In this poem, in this metaphysical poem, we learn about meeting and departure of love. Meeting, मिलन और जुदाई के बारे में बात किया जाता है। प्रेम के मिलन और विदाई के बारे में, जुदाई के बारे में बातचीत किया जाता है, ठीक है। टेल्स अबाउट हर स्वीट लव। पोएट किसके बारे से ज़्यादा प्रेम करते हैं? बट उनका प्रेम क्या कर देती है? इतना ही हम समरी बना दिए, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन मन में रखे हुए थे, यही है इस कविता का क्या मुख्य सारांश? हम पढ़ के बताते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए, देखो शुरुआत जो लिखवाए थे इंग्लिश हुआ, ट्रांसलेशन में एक दो। तो स्वीटेस्ट लव नेचर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए क्वेश्चन पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, एंड इट इज रिटेन बाय जॉन डॉन, ठीक है, फ्रॉम and he belongs to England from London. He was a great poet. In this poem he tells about her sweet love. He tells that love is blind and gift of God. Poet loved her beloved very much, but she refused her स्वीट लव। मतलब जो उनकी प्रेमिका होती है, उनके मधुर प्यार को, उनके इस प्यार की महत्ता को नहीं बूझ पाती है और क्या कर देती है? उनकी प्यार को इनकार कर देती है। इस प्रकार से एक प्रेमी का, एक कवि का दिल क्या हो जाता है? टूट जाता है। और उन्हीं भावनाओं से आहत होकर इस कविता की क्या की गई है? रचना की गई है। पोएट लव्ड हर बिलव्ड टू मच, बताते हैं इस कविता में कौन कवि कौन? जॉन डॉन। कि प्यार जो होता है ईश्वर का एक उपहार होता है, जो क्या होता है? अंधा होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, जब उनकी प्रेमिका उनकी मधुर प्यार को ठुकरा देती है, तो पोएट्स वांट टू स्टैंड विथ, मतलब जो कवि थे वो हमेशा चाहते थे स्टैंड विथ हर बिलव्ड, मतलब अपनी प्रेमिका के साथ हमेशा हर एक मोमेंट में, हर एक सुख दुख में साथ रहना चाहते थे। एवरी मोमेंट अकॉर्डिंग टू पोएम, अकॉर्डिंग टू पोएट, यानी कि किसके अनुसार बबी? कवि के अनुसार, ठीक है। मैन इज ट्रेवलर, वे बतिया ज्यों कर, जो हम इंसान है किस बात का जुनून करें, ठीक है, कि हम इंसान हैं, ठीक है। मैन इज ट्रेवलर एंड वर्ल्ड इज ए स्टेज, ठीक है। मैन इज, जो इंसान है, क्या है? यह एक यात्री है और संसार क्या है? एक स्टेज है, ठीक है। सो पोएम इज कंपोज्ड इन रिमेंबर ऑफ हर स्वीट लव। इस कविता की जो रचना हुई है, उनकी मधुर प्यार के बारे में सोच के, याद को करते हुए इस कविता ने, इस कवि ने इस कविता की क्या की है? रचना की है। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो लिख लो इसको। तो पढ़ा है तो बढ़िया बात है। तो इसी तरीक़े से बाबू
तो लास्ट में वही लाइन में जो लाइन में लिखवाए थे वही तो चिपका दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू पोएट मैन इज ट्रेवलर एंड वर्ल्ड इज स्टेज, यानी कि पूरा विश्व जो है या दुनिया वर्ल्ड क्या है, स्टेज है और हम लोग यात्री हैं। इसी पे तो एक शायरी बनी है कि वतन मेरी मिट्टी का सांसें मेरी उधार है, वतन मेरी मिट्टी का सांसें मेरी उधार है, घमंड करूँ तो किस बात का, यहाँ तो सभी किराएदार हैं, यहाँ तो सभी किराएदार हैं। ठीक है, तो वही सभी बात है बाबू, क्या किया जाए, डला ठीक है, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, एक दो को डाल देते हैं। हे छोड़ ना, पढ़ लो फोटो खींच। चलो इस चर्चा करते हैं जो अब चर्चा करने वाले हैं बाबू। अभी हमने किसका समरी पढ़ा था, अभी हमने जस्ट इससे पहले पूछे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दे हम कोई इंग्लिश के टीचर नहीं है, ठीक है, तो कोई भूल चूक माफ इसके लिए। ठीक है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेस्ट तरीका दे ताकि खुद से आप क्या लिख पाओ, समरी लिख पाओ, क्योंकि सीधे 5 नंबर का सवाल है, हम यहाँ से रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तुर लंगुरिया। ठीक है, चलिए तो एक और जो चैप्टर उठाएं आप लोग का पोएम और 2 बकस दो। ठीक है, और 2 ऑटमन। ठीक है, और 2 ऑटमन, एटम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और 2 ऑटमन। ठीक है, अब इसके बारे में इतना ही लिखे, इतना ही से हम क्या बना सकते हैं, समरी। अब समरी बनाने से पहले इसके बारे में सीखिए, पढ़िए। ठीक है, और 2 ऑटमन का पहले अर्थ समझो होता क्या है। और 2 ऑटमन यानी कि तुम इसको ऐसे समझो, और 2 ऑटमन मतलब पतझड़ का मौसम। कौन सी बाबू, पतझड़ का, इसको ऐसे कह सकते हैं, और 2 ऑटमन पतझड़ का मौसम। देखे हो ये मौसम को कभी, जब पेड़ों से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती है। चलिएगा भाई साहब, रूखा सूखा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके जो लेखक है भाई पोयम, आप बताओ जब पतझड़ का मौसम आ गया था, केवल अखिलेश बताएगा, कोई नहीं बोलेगा कि पतझड़ी। बताओ ये कैसा पोयम हो सकता है, इसमें पतझड़ के बारे में चर्चा कर रहा है, ये कैसा, इसका नेचर क्या होगा, इस पोयम का क्या नेचर है, ये किस प्रवृत्ति का नेचर, किस स्वभाव क्या रहेगा इसका। बोलो, पतझड़ के बारे में बात किया, नहीं पतझड़ मतलब पेड़ पौधे। तो ठीक है, ठीक है बाबू। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, और 2 ऑटमन, पतझड़ का मौसम। इसका ही ऑटमन मतलब होता है क्या बाबू, पतझड़। और 2 मतलब इसको समझ लो कि इसका हेडिंग रहेगा कौन सी, पतझड़ का बाबू मौसम। और पतझड़ के मौसम सब कोई जानता है। ठीक है, तो कह रहा है लीव्स बिगिन टू फॉल, लीव्स बिगिन टू फॉल, पत्तियां क्या हो जाती है बाबू इसमें लीव्स मतलब होता है, देखो लीव्स मतलब पत्ता, पेड़ के पतई। ठीक है, तो लीव्स बिगिन मतलब होता है कौन सी, शुरुआत। देखो इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, लीव्स मतलब क्या हो जाएगा बाबू, पत्ती। ठीक है, पत्तियां। ठीक है, लीव्स पत्तियां। ठीक है, बिगिन मतलब क्या होता है, बिगिन शुरुआत। क्या बाबू, शुरुआत, शुरू। चलिएगा, टू फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल मतलब क्या होता है, आई एम फॉल इन योर लव, मैं तुम्हारे प्यार में क्या हो, गिर चुका हूँ। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू। अब लीव्स मतलब पत्तियां, बिगिन मतलब कौन सी, बोलो, शुरुआत। टू फॉल मतलब यह एक ऐसा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पतझड़ का मौसम। ऑटमन सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिसमें पत्तियां क्या होने लगती है, गिरने लगती है। क्या होने लगती है, गिरने लगती है। तो ये जो पोयम है, कैसा पोयम है, नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल पोयम है, जिसमें प्राकृतिक से जुड़ी बातें की जाती है। कैसा होता है, नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, यह जो पोयम है कैसा पोयम है बाबू, नेचुरल पोयम है। कैसा पोयम है, नेचुरल पोयम है। पोएट, इसका जो पोएट है, देखो पहले क्या बताए थे, दिमाग लगाओ। अच्छा हाँ, बताए थे नेचर बताना है। तो इस कविता का क्या नेचर है कि ये कैसा कविता है, नेचुरल है। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, पोएट, इस जो पोएट है कवि, इसके कवि का नाम क्या है, जॉन किट्स। क्या नाम है, पहले वाला का जॉन डॉन नाम था, इसका वाला का क्या नाम है, तो जॉन किट्स किसके लेखक हैं, O2 ऑटमन, O2। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कौन है, जॉन डॉन।
ठीक है। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ है भाई? कब हुआ था? 1819 ईस्वी में हुआ था। किन का जन्म हुआ था? जॉन किट्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1819 ईस्वी में। और देखो यह जो कविता है कैसा कविता है? कैसा बाबू? जिसमें पेड़ पौधे, लेकिन ये जो कवि थे ना स्पेशलिस्ट थे रोमांटिक कविता के। कौन सी के? रोमांटिक। ना था हृदय रोग विशेषज्ञ पोएट पी। यह जो कवि थे बाबू कैसा कवि थे? रोमांटिक। मतलब ये ज़्यादा तक फेमस हुए थे किस चीज़ को लेकर? रोमांटिक कविता इतना लिखते थे कि इसीलिए क्या हुए थे। तो इसी बात को तुम बोल रहा होगा कि सर एनसीईआरटी हाँ ठीक है सुन। हाँ ठीक है, हम बात बुझ गए थे इसका पहले ही क्या बोल रहा है। लेकिन हम हिंट्स दे रहे हैं कि बाबू जिसमें पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाए वो क्या होता है? नेचुरल। ये कविता नेचुरल है, लेकिन ये कवि किस प्रवृत्ति के थे? ऐसा थोड़ा है कि जो रोमांटिक लेखक होगा वो कोई नेचुरल नहीं लिख सकता। लिख सकता है। ये कविता नेचुरल है, लेकिन प्रसिद्ध ज़्यादा प्रसिद्धि किस में मिली थी उनको? रोमांटिक में। जैसे ना होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, ऐसा थोड़ा है कि जो पेट दर्द, जैसे मान लो कि जो नस रोग विशेषज्ञ है गैस का दवा नहीं जानता होगा, जानता होगा, लेकिन स्पेशलिस्ट किसका है? ऐसा थोड़ा हम फिजिक्स पढ़ाते तो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको जानकारी उसमें है, अनुभव उसमें। समझ रहे बाबू मेरे बात को? तो यह किस पर, ये जो कवि थे ये रोमांटिक पोएट भी थे, मतलब रोमांचित बातें भी लिखते थे, रोमांचक बातें भी लिखते थे, रोमांटिक कवि थे, ठीक है। लेकिन ये कविता कैसन था? बोलो। नेचुरल था। और कवि किस प्रवृत्ति के थे? रोमांटिक थे। जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो और टू अटमन किसने लिखा? जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? ठीक है, चलिएगा भाई। रोमांटिक अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट, निम्नलिखित में से कौन रोमांटिक कवि हैं? 4 गो ऑप्शन रहेगा, जॉन डॉन, जॉन किट्स, ऐसा रहेगा तो किसका ऑप्शन मारिएगा कि रोमांटिक पोएट स्पेशलिस्ट थे कौन सी के? ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा एमाइड ऑफ, अब यहाँ पे देखो न्यू लीव्स अपीयर, हम बताए हैं लीव्स बिगिन टू फॉल। ये ऑटमन सेशन पतझड़ का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें पत्तियां क्या होने लगती है? झड़ना शुरू हो जाती है। एंड न्यू लीव्स, मैंने न्यू मतलब नहीं, लीव्स मतलब अभी ना लिखा है, पत्तियां, अपीयर मतलब दिखने लगती है, APPEAR, अपीयर मतलब दिखने लगती है। यानी कि इन दिस सेशन न्यू लीव्स बिगिन टू फॉल, ओल्ड मतलब पुरानी, लीव्स बिगिन टू फॉल एंड न्यू लीव्स अपीयर। लेकिन नई पत्तियां क्या होने लगती है भाई साहब? दिखने लगती है, आने लगती है, उगने लगती है कि ना? वही ना होता है पतझड़ के मौसम में पुरानी पत्तियां सब झड़ जाती है, नया नया पत्ती एकदम पल्लो जिसको बोलता है आना शुरू होता है। एमाइड ऑफ का हिंदी होता है बीच में। कौन सी? बीच में। ये जो सीजन होता है ना बाबू किसके बीच में आता है? स्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। इसको बोला जाता है कौन सी? बसंत। बसंत हिंदी होता है इसका बसंत ऋतु। हाँ, बसंत ऋतु जो होता है ना, ऋतु और समर मतलब ये दोनों के गर्मी और बसंत ऋतु के क्या होता है? बीच में होता है। ये जो पतझड़ का मौसम होता है ना गर्मी होता है ना ढेर ठंडी होता है, बीच में होता है। कब तुमको ठंडी लगेगा वो तुमको होता है ना, ऐसा पतझड़ के मौसम में देखना है, ऐसी में तो ढेर तबीयत खराब होता है। यानी कि यह जो सीजन होता है हार्मफुल भी होता है, यूजफुल भी होता है। हार्मफुल मतलब बाबू नुकसानदायक, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, यूजफुल मतलब उपयोगी। देखो शॉर्टकट कर रहे हैं। यह जो सीजन मतलब क्या होता है? बोलो। मौसम। यह जो मौसम होता है हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। तो यूजफुल किसके लिए होता है? पेड़ पौधों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए, PLANTS, प्लांट्स के लिए सब क्या होता है? यूजफुल होता है। प्लांट्स के लिए क्या होता है? प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के लिए क्या होता है? बहुत उपयोग। बताओ पतझड़ का मौसम नहीं आए तो कोई नया पत्ती आएगा जी? लेकिन हमारे लिए क्या होता है? क्या तो ह्यूमन लिख देते हैं यहाँ पे। ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव, इंसान। इंसान के लिए क्या हो जाता है? अरे सॉरी हार्म, इसे उल्टा लिखा गया जी। ह्यूमन के लिए नुकसानदायक होता है ह्यूमन, इंसान। एथी के लिए क्या होता है? प्लांट्स के लिए, प्लांट्स यूजफुल। समझ आ रहा है? अब उस सीजन में हम लोग क्या करते हैं? दिमाग लगाएगा। हार्वेस्ट मतलब होता है काटना, हार्वेस्ट, ए पागल, काटना या इकट्ठा करना फसलों को,
इकट्ठा करना या काटना, ठीक है। वी मतलब हम लोग, हार्वेस्ट गुड क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है कौन सी, फसल। क्या होता है बाबू, क्रॉप्स मतलब फसल। क्या करते हैं हम लोग, वी इन दिस सीजन वी हार्वेस्ट, वी कलेक्ट गुड क्रॉप्स, मतलब जो अच्छे फसल हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, काट के इकट्ठा करते हैं। फसल हो गया तो अब क्या करेंगे, काटा जाएगा। जैसे धान वो लोग काटने जाता है तो देखता होगा ना, सही तो वही ना मौसम रहता है, और गेहूं का मौसम रहता है। गेहूं का मौसम रहता है, ठीक है। उस समय देखता होगा कि मैंने लोग काट के अपन क्या करता है, वी अपन जो धान हो गया रहता है उसको जो भी थी हो जाता है काट के क्या करते हैं, घरों में इकट्ठा करते हैं। उसी समय ना भुआ हुआ उड़ता है यार, ठीक है। गेहूं का सीजन रहता है कि हमको लगता है धाने का सीजन, धान का सीजन तो रहा है, हाँ ये वाला है, ठीक है। अब ठंडी आने वाला है। ठीक है बाबू, तो हाँ सही कह रहा है, गेहूं के सही तो रहता है, ठीक है। तो हम लोग गुड्स क्रॉप्स को, अच्छे फसल को क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। एंड प्लांट्स एडजस्ट, एडजस्ट मतलब क्या करना है, एडजस्ट करना। और जस्ट कोई चीज़ होता है जिसको फिल कर जाओ, एडजस्ट करना है। एंड प्लांट्स जितने पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते इन दिस सीजन, अपने आप को पतिया गिरा देता है अपन पुरन का और अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब क्या होता है, काजू बादाम किशमिश सब सूखा मेवा। पहले बताओ ना, फ्रूट्स मतलब क्या होता है, फल। ड्राई मतलब सूखा फल। टर्न राइप एंड मेलो, ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप, राइप राइप एंड मेलो, पक के लबालब हो जाना, पक के मीठा हो जाना। क्या हो जाना, पकना। और यह मेलो मतलब एकदम मीठा से लाबालब, एकदम ना आम खाएगा तो आहा, ठीक है। वही बार तुरंत तुरंत आम क्या रहता है, पकता है। टर्न पकना और क्या हो जाता है बाबू, ठीक है बाबू, काटना, हार्वेस्ट काटना, मान लो अरे लिख लो, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सूखा फल जो रहता है, कच्चा कच्चा फल जो रहता है वो क्या हो जाता है, पाक जाता है। उस समय में देखता हवा बहता है तो उतने बड़का बड़का मुँह गिर जाता है, जो बच जाता है वो पकना शुरू हो जाता है ना, है कि ना। तो ड्राई फ्रूट्स टर्न, टर्न मतलब बोल अब शुरू हो जाता है, राइप एंड मेलो, पक के लबालब हो जाता है, मीठा हो जाता है, आहा, ठीक है। और उसी सीजन में, इन दिस सीजन फील हॉट एंड कूल। ओहो ना, हम लोग कभी गर्म अनुभव करते हैं, कभी ठंडा। फील ट्राइड, इस मौसम में ट्राइड मतलब थका बहुत लगेगा, अरे कितना मॉलेज मुँह, ठीक है। हवा बहता है ना, हवा बिहार, तो थका हुआ है। वी फील कौन चीज, ट्राइड, ट्राइड मतलब क्या होता है, थका होना। अब इसी से हम क्या लिख देंगे बाबू, समरी लिख देंगे। है देखो पूरा वीडियो में चल जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड चल रहा है ना, फोटो खींच। ठीक है, वीडियो में चल जाएगा, वीडियो में देख लेना, ठीक है, वीडियो कहाँ है? ठीक है। तो चलो अभी देखो, यहीं से हम क्या लिखना शुरू करते हैं बाबू, समरी है। इतना ही बात से दिमाग में रखेंगे, एकदम कितना इजी बात है भाई, दिमाग में रखना और याद रखना। चलो पहले नंबर क्या लिखेंगे, क्या बताए थे बाबू, उसका नेचर लिखेंगे। तो कैसा लिखेगा, ऑटोमन इज ए, कैसा पोएम है बाबू, नेचुरल, इज ए नेचुरल पोएम, ए नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल पोएम। कैसा पोएम है बाबू, नेचुरल। और टू ऑटोमन इज ए नेचुरल पोएम, ठीक है। एंड इट इज, अरे सांप बेचैन है, बेग बन कर चन खोल बन चोल बन, कब छुट्टी की बता हुरुकिए भागेंगे, 5 मिनट हो गया है, ठीक है। इट इज रिटेन, तुम्हें ना बोलती है कि इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो बाबू, ठीक है। एंड इट इज मतलब इसको लिखा गया है, इट इज रिटेन बाई, किसने लिखा है, तो को जॉन, JOHN किट्स। कौन लिखा है, किट्स, जॉन किट्स भाई साहब लिखे हैं। कौन लिखे भाई साहब, जॉन किट्स, ठीक है। और उसके बारे में हम बतिया जॉन बताए थे, इनका बड़ाई कर दिए। तो ही इज ए वेरी गुड, कौन चीज, पोएट, ही इज ए, अरे रुक ना भाई, बात बढ़ाना है हमको। ही इज ए कौन चीज, वेरी गुड, कौन चीज, वेरी गुड, कौन चीज, बोलो कौन चीज थे, आदमी थे, जानवर थे, पोएट थे। तो ही इज ए वेरी गुड पोएट एंड ही इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट। देखो बतिया को बढ़ा रहे हैं कि, एंड ही इज
एंड ही इज ऑल्सो, कौन सी बाबू, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब ही इज ऑल्सो कौन पोएम थे, रोमांटिक पोएट, एक ऐसा कवि थे या रोमांटिक पोएट भी थे, मतलब ऑल्सो लग गया का मतलब क्या होता है भी, ही इज ऑल्सो रोमांटिक पोएट, आप ऑल्सो को इधर भी लगा सकते हो, ही इज रोमांटिक पोएट ऑल्सो, ही इज रोमांटिक पोएट ऑल्सो, एक ऐसा कवि थे या रोमांटिक कवि भी थे, या नेचुरल तो लिखे थे लेकिन साथ साथ एक ऐसा कवि थे, रोमांटिक कवि भी थे। अब उसके बारे में क्या, स्टेप नंबर 3 ट्रांसलेशन हो, याद करो, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, इस कविता में कवि बताते हैं यानी कि इन दिस पोएम ही मतलब कौन, कवि, टेल्स कौन चीज, अबाउट, जो कवि है, अच्छा बिलोंग्स, अरे देखो भाई साहब ले ये बात, ठीक है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। देखो जब सही इंसान से पढ़ना शुरू करेगा ना बाबू तो अपने आप बातें बनना शुरू हो जाएगी। भाई साहब क्या करे अखिलेश यार, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं सर यार क्या बोले, लोग खाली वही पैसा इतना जानता है, सब मेहनत करना कोई ना जानता है, ठीक है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ही वाज बॉर्न इन, कब पैदा हो गए थे, एंड ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ही, इंग्लैंड लिखिए, बुझिए बात को, इंग्लैंड एंड हो गए, एंड बॉर्न इन कब, 1819, 1819, यानी कि ये कब जन्म लिए थे, हो गया। देखो 4-5 लाइन तो देखिए बन गया, कष्ट है महाराज, हमको बूझ रहा है आपका कष्ट, चुट्टा पढ़ो, ठीक है, लिख लेंगे, बोला बनाओ 4 लाइन तो यहीं पर हम बूझ ले, लिख लेगा, सब काम चोर हो गया है सब। अबे कल जाके सिखा, सर सुनिए ना, हमको समरी ना नहीं बनता है, 2 गो जो बना रहे तो बना दिया, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, आप खाली कविता पढ़ते हैं, हमारा नाम समझ गया, ठीक है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड बोर्न इन फलाना दिन, ठीक है, 1819, 1819, ठीक है, कितना बढ़िया है। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था, 1819, वाह, ये याद करो, 1819, ये याद रहेगा, जॉन किट्स 1819 याद रहेगा ना, यहाँ 1819 तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 18 के बाद एक स्टेप बढ़ जाइए, ठीक है। अब चलिए, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड बॉर्न इन 1819, ठीक है। अब चलिए, अब क्या बताएंगे कि ये कवि अपने कविता में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, कैसे बोलेंगे, इन दिस पोएम ही मतलब कौन, कवि, टेल्स अबाउट किसके बारे में बात करते हैं बाबू, पतझड़ मौसम के बारे में, यही ना बात करते हैं। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, ऑटमन सीजन लिखो ना, ऑटमन मानी पतझड़ सीजन, यानी कि कौन सीजन, यानी कि पतझड़ मौसम के बारे में। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट ऑटमन सीजन, क्या बाबू सुन रहा है लड़का, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट ऑटमन सीजन, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले भी हो गया, ठीक है। इतना भी देखो लाइन कहीं बढ़ते जाता है। अब भाई 20 खोपड़ा दिमाग को काम कराओ, और 20 खोपड़ा दिमाग पे यहाँ पे लाओ कि सर बताए थे कि यह जो देखो, यह जो सीजन में होता है ना, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि पत्तियाँ क्या हो रही लगती है, बहुत तेजी से गिरना, तो ऐसे लिखेगा, इन दिस सीजन लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या बाबू, फॉलिंग मतलब क्या होता है, अभी लिखवा है, फॉलिंग मतलब गिरना, फास्ट लगा देते मजा आ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा लगता है कि साल भर गिरते रहता है, अरे 20 से 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरा पत्ती गिर जाएगा। क्या कह रहा है, कोनो बात नहीं है, बाकी कंटेंट बढ़िया रहे ना, तो कोई बात नहीं, हम गोर बने तो का हो जाए, ठीक है। क्या भाभी फिल्टी मार दी, कोनो बात नहीं, हम नेचुरल ब्यूटा बनी, ठीक बा। तो चलो भाई, इन दिस, हमको जिसको मतलब उससे मतलब रखो, गोर करिए से क्या मतलब, फॉलिंग फास्ट इन दिस सीजन, ए बाबू लीव्स आर फॉलिंग इन दिस सीजन, लीव्स मतलब पत्तियाँ, आर फॉलिंग फास्ट
पत्तियाँ क्या होने लगती है, बहुत तेजी से गिरने लगती है। दिस सीजन इज, अब देखो देखो हड़ा खड़ा लिखना था, क्या लिखा है, एंड न्यू, एगो चीज़ और जोड़ दो, हाँ हाँ सर बताए थे, पत्तियाँ पुरानी पत्तियाँ क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो नई पत्तियाँ क्या होने लगती है, दिखने लगती है। एंड न्यू कौन चीज, पत्तियाँ, लीव्स अपीयर मतलब कौन चीज, दिखना, नई पत्तियाँ क्या होने लगती है। दिस सीजन इज, दिस सीजन समझ रहे हैं ना, मौसम, दिस सीजन यह मौसम, सीजन इज यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी होता है, प्लांट्स, ठीक है, एंड हार्मफुल फॉर मेन लिखो या ह्यूमन लिख दो, हार्मफुल फॉर किसके लिए नुकसानदायक होता है। देखता है उस समय कफ भी हो जाता है, सर्दी हो जाता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा में इतना गर्दा बैठ जाता है कि खांसी हो जाता है, ढाई करना। हार्मफुल फॉर ह्यूमन ये लिखवा, देखो इसी चीज़ को हम क्या बना रहे हैं, शब्द में लिख रहे हैं। और इसको एक और से, दिस सीजन एमाइड ऑफ स्प्रिंग एंड कौन चीज, समर, यह जो सीजन आती है किसके किसके बीच में, बसंत ऋतु और गर्मी के बीच में। चाहे अब इतना नहीं लिखना है तो यहाँ से लिखना, चलो इन दिस सीजन, बाबू बोर्ड पे देख लो, मेरे कलेजे का टुकड़ा, यकृत का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, छोटी हाथ का पचौनी, ठीक है। इधर देखिए, इन दिस सीजन हम क्या करते हैं, गुड अच्छे फसलों को क्या कर लेते हैं, तो क्या लिखेगा, इन दिस सीजन वी हार्वेस्ट कौन सी, गुड क्रॉप्स, गुड CROPS, इन दिस सीजन हम क्या करते हैं, अच्छे फसलों को क्या कर लेते हैं, एंड कलेक्ट और काट के क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर से बोल देते हैं, हम इंग्लिश के टीचर नहीं है, भूल चूक माफ, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ऑनलाइन जाएगी, और गलती ढूंढने वाले हो सकते हैं ढूंढ ले, तो हो सकता है भाई साहब पहले ही हार मान ले रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए केवल पढ़ाया जा रहा है। अगर इससे मेरे बच्चे संतुष्ट है तो किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, हार्वेस्ट गुड क्रॉप्स एंड कलेक्ट, क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप, पक के क्या हो जाता है, एंड ड्राई फ्रूट टर्न कौन सी, राइप एंड मेलो, पक के क्या हो जाता है, लबालब हो जाता है। ठीक है बाबू, एंड सम टाइम तू मेरी बहन ना कहेगी, ये सोच नहीं सकते थे। एंड सम टाइम्स वी फील, सम टाइम मतलब क्या होता है, कभी कभी, जितना कष्ट करेगा उतना ही कष्ट होगा। सम टाइम मतलब क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ओहो नहीं, वी समटाइम्स वी फील हॉट एंड कूल, समटाइम वी कैसा फील, वी फील कौन सी बाबू, हॉट एंड कूल कौन सी, इन दिस सीजन। हो गया, बात खत्म। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। लास्ट में वो चिपका दीजिए जो बतिया बताए थे। दिस देखो सब भेजी कैसे उठाए हैं, एक अपना तरफ से नहीं बताए। दिस हॉट एंड कूल इन दिस कौन सी सीजन, ठीक है। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस बाबू कौन सी पोयम। बताओ तो कितना बढ़िया बात है। एक बार बोल दो, जॉन किट्स, हाँ सॉरी, ऑटो ऑटमन कैसा पोयम है, नेचुरल। एक ऐसे कवि हैं रोमांटिक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1819 में हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है ये जो ऑटो ऑटमन मतलब क्या होता है, लीव्स आर बिगिन टू फॉल, पत्तियां क्या होने लगती है, गिरने लगती है। न्यू लीव्स अपीयर, नई पत्तियां दिखने लगती है, जो बसंत ऋतु और गर्मी के बीच आता है। तो मौसम जो होता है नुकसान होता है, इंसान के लिए उपयोगी होता है, प्लांट्स के लिए। हम अच्छे फसलों को काट लेते हैं। और किस वाले पौधे के, पौधे के लिए, पौधे इसमें क्या, देखो एक लाइन और ही बन सकता था, इन दिस सीजन प्लांट एडजस्ट, ठीक है। इन दिस सीजन ड्राई फ्रूट टर्न राइप एंड मेलो, पक के क्या देते हैं, लबालब, फील हॉट एंड कूल, फील ट्राइड इस सीजन में। देखो एक और लाइन छोड़ दिए, इन दिस सीजन वी टायर्ड,
हम लोग क्या महसूस करते हैं? थके हुए महसूस करते हैं। तो ऑड टू ऑटमन इज ए नेचुरल पोएम एंड इट इज रिटन बाय जॉन किट्स। ही इज ए वेरी गुड पोएट एंड ही इज ऑल्सो रोमांटिक पोएट। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड बोर्न इन 1819, ठीक है। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट ऑटमन सीजन, पतझड़ के मौसम के बताते हैं। इन दिस सीजन लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां जल्दी से गिरना शुरू हो जाती है। न्यूज लीव्स अपीयर इन दिस सीजन। इट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड, या उपयोगी होता है पौधों के लिए और हमारे इंसानी शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। इन दिस सीजन वी हार्वेस्ट गुड क्रॉप्स, अच्छे फसलों को काट लेते हैं। कलेक्ट, मेरे बातों को सुन रहा है अखिलेश, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप एंड मेलो, ठीक है। समटाइम्स वी इन दिस सीजन वी फील हॉट एंड कूल इन दिस सीजन। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। बताओ। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लग दिया होगा तो लाइक पे चढ़ जाइएगा, कूद जाइएगा। शकल देखो, हम नेचुरल ब्यूटी है। हेलो लाइक।